माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करेंगे हम हमारा लेक्चर नंबर 17 क्वेश्चंस के साथ, चैप्टर नंबर 5 एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इन द एम्प्टी कंडीशन ऑफ अ रिजर्वायर एंड विद द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ डैम द वर्टिकल स्ट्रेस एट द हील एंड द टो रिस्पेक्टिवली आर गिवन बाय। ये तो थ्योरी का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ द थ्योरी दैट इन एम्प्टी कंडीशन ऑफ द रिजर्वायर in the elementary profile, if you have this empty condition, there is no water here, there is no water here, and you have this kind of a distribution where only W is acting and you have the stress distribution like this, 2W by B at the heel and 0 at the toe. So this is how the stress distribution diagram is. So heel पे 2W by B और toe पे 0. तो first answer हो गया C. Second पे आइए। सेकेंड इज द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब तो थ्योरी में हम लोग कर चुके हैं। द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम ऑफ हाइट h इज b, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द डैम इज g एंड द अपलिफ्ट प्रेशर कोएफिशिएंट इज k. वी रोट इट डाउन एज c, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन k. द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर नो टेंशन, यू नो, फॉर नो टेंशन b should be greater than equal to h upon root over gc minus c. Then in this case b is small b and that should be greater than equal to h upon root over g minus k. Just compare जो भी ऑप्शन है। तो ये क्या पूछ रहा है, हम मिनिमम कंडीशन में इक्वल टू लगा देंगे ना b मिनिमम वाले में, तो सेकंड का a है। मिनिमम पूछ नहीं रहा है सवाल में, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है कि इक्वल टू वाली कंडीशन विच वन इज द बेस्ट वन, सो दिस वन, राइट। Third one, what is the critical combination of vertical and horizontal earthquake accelerations to be considered for checking the stability of a gravity dam in reservoir full condition? Again very simple, ये इतने simple question है, ये तो तुम लोग मजाक में कर लिए होगे। देखो ये क्या है, कब होगा क्रिटिकल कंडीशन। अब ये देखो, ये डैम है, अर्थ की बात कर रहा है, तो अर्थ मूविंग डाउनवर्ड्स होता है और इन दिस डायरेक्शन होता है, अर्थ मूविंग हॉरिजॉन्टली अपस्ट्रीम एंड डाउनवर्ड, ये होता है ना क्रिटिकल। तभी तो डैम में रिएक्शन जनरेट होता है ऊपर और आगे की तरफ, तभी तो ये वर्स्ट कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो अर्थ का मूवमेंट ये, डैम का मूवमेंट या इनर्शियल फोर्सेस डैम में ये, ठीक। तो वर्टिकली डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली अपस्ट्रीम, वर्टिकली डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टली अपस्ट्रीम। थर्ड का आंसर है सी। फोर्थ पे आइए। फोर्थ वाला मैं बताता हूं आपको, इसमें क्या करना है आपको। If the eccentricity of total self-weight W of a masonry dam, if the eccentricity of a total self-weight W of a masonry dam, masonry word is important, underline कर लीजिए masonry को, masonry dam at its base is equal to 1/4 of the base width B, then the maximum pressure at the base is given by. So there is this code, design of masonry structures का code है ना, और एक किताब है पिल्लई एंड मेनन, आरसीसी की किताब आती है पिल्लई एंड मेनन, उसमें भी ये रेफर किया करके दिया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि आरसीसी में आप लोग यूज करोगे ही। पिल्लई एंड मेनन में दिया हुआ है और मेसनरी कोड में भी दिया हुआ है, जब भी एसेंट्रिसिटी व्हेन E इज ग्रेटर देन B/6, जब कभी भी E ग्रेटर देन B/6 हो फॉर अ मेसनरी स्ट्रक्चर, मेसनरी फाउंडेशन, मेसनरी डैम, इस वक्त कोई भी मेसनरी स्ट्रक्चर, जब एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन B/6 हो, तब आप क्या करेंगे, P मैक्स की जो वैल्यू होगी वो आप लेंगे 2 सिग्मा V बाय 3 इंटू B/2 माइनस E। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको चाहो तो अपने खाली टाइम में डिराइव भी कर सकते हो। इसको मैं समझाता हूं कि ये कैसे आप इसको चाहो तो आप डिराइव कर सकते हो, बट आई थिंक नो नीड टू डू द रिसर्च, यू नो दैट यू हैव अ लॉट टू स्टडी ऑल्सो, राइट। सो रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये कोड में भी लिखा हुआ है सीधे पिल्लई एंड मेनन में भी लिखा हुआ है किताब में। जब भी कभी एसेंट्रिसिटी B/6 से ज्यादा हो तो मैक्सिमम हो जाएगा 2 सिग्मा V/3 इंटू B/2 माइनस E, और मिनिमम दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस है, P मिनिमम बराबर 0 ऑब्वियस है कि नहीं, क्यों, क्योंकि टेंशन आ चुका है। जब कभी भी एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन B/6 होगी, ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डैम है, ठीक, समझो कि हो क्या रहा है। अगर ये डैम है और इसमें ये जो रिजल्टेंट है ये बेस से पास किया, मतलब स्टेबल है, लेकिन एसेंट्रिसिटी जो है ये B/6 इतनी होती, तो जो रिजल्टेंट की एसेंट्रिसिटी है, जहां पे रिजल्टेंट कट कर रहा है बेस को, वो B/6 से ज्यादा है। तो मतलब ये एक्चुअल एसेंट्रिसिटी जो है E is greater than B/6। डेफिनेटली
दिस पोर्शन इज गोइंग टू हैव द क्रैक, इस पोर्शन में क्रैकिंग होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे क्रैकिंग होगी और इफेक्टिव बेस विड्थ जो होगा इन कांटेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये होगा हमारा बी डैश, इफेक्टिव बेस विड्थ इन कांटेक्ट बी डैश, जिसके चलते मैक्सिमम अभी आपको दिखेगा कहां पर, टो पर, पी मैक्स दिखेगा टो पर, और इस पॉइंट पे क्योंकि ये तो पोर्शन कांटेक्ट में रहा ही नहीं, इतना पोर्शन तो लॉस्ट कांटेक्ट, इतने पोर्शन में तो कांटेक्ट लूज हो गया, खत्म हो गया। अब क्योंकि कांटेक्ट लूज हो गया, खत्म हो गया यहां पे टेंशन क्रैक की वजह से, तो जितने में कांटेक्ट रहा है उसके एंड पॉइंट पे देखो कि ये जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो इस पॉइंट पे P minimum will come out to be 0. Obviously this is negative, but negative tension या negative pressure does not make any sense. It simply implies कि there is a loss in contact. There is a loss in contact, but there is nothing as such कि माइनस में वैल्यू आ रही है स्ट्रेस की। ये देखिए डेफिनेटली अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम टेंसाइल कंप्रेसिव, नेचर की बात करें तो हम लोग टेंसाइल कंप्रेसिव के टर्म्स में बात कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक को साइन दे करके। लेकिन यहां पे इस पर्सपेक्टिव में सोचिए कि अगर क्रैक आ गया है तो क्रैक की वजह से कांटेक्ट लूज हो चुका है। इफ द कांटेक्ट हैज बीन लॉस्ट, देयर इज नो स्ट्रेस बियरिंग कैपेबिलिटी इन दिस रीजन वेयर द कांटेक्ट इज लॉस्ट, एंड दिस पॉइंट, द जो लास्ट पॉइंट इन कांटेक्ट होगा, दिस पॉइंट विच इज द लास्ट पॉइंट इन कांटेक्ट, देयर द मिनिमम वैल्यू विल बी देयर एंड देयर विल बी जीरो। There the minimum value will be there and there will be 0. But that is not P minimum at the heel. Heel has not changed. Heel is here only. Heel अभी भी यहीं पे है। तो P minimum अगर heel पे मैं बोलूंगा तो वो less than 0 होगा definitely. जो हमने क्वेश्चन किया था ना, कौन सा वाला, जो बड़ा डैम वाला सवाल किया था, उसे P minimum at the heel पूछा था, तो हमने नेगेटिव वैल्यू बता दी -49 point something, -49.9. There we found out this P minimum at the heel, which was negative. Right? But understand here at some point inside this heel, मतलब heel के और अंदर अंदर जाओगे जहां पे क्रैक खत्म हो रहा है और जहां पे कांटेक्ट जस्ट स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं, उस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो स्ट्रेस आएगा, उस पॉइंट पे जीरो स्ट्रेस आएगा। अब यहां पे बोला जाता है कि देखिए क्योंकि अगर बेस विड्थ कम हो चुकी है, बेस विड्थ इज रिड्यूस्ड, देयरफॉर जो आपने P max at the toe निकाला था वो आपने इनिशियली कैसे निकाला था, आपने P max at the toe निकाला था सिग्मा V by B into 1 plus 6E by B करके, लेकिन अब B नहीं लेना पड़ेगा, अब आपको लेना होगा B dash B dash। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली बेस विड्थ चेंज हो चुका है। अब चूंकि ये बेस विड्थ चेंज हो गया है, बिकॉज दिस बेस विड्थ इज चेंज्ड, P max at the toe will also change. And after you derive everything, you will get this result. What is the result? This is the result. P max is equal to 2 sigma V by 3 into B by 2 minus E. And P minimum will be 0. It is not only valid for this case, it is also valid for the other case. It is also valid for the other case. कौन सा केस? देखिए अदर केस कौन सा है? अदर केस है कि रिजल्टेंट ऐसे पास कर रहा है जो फिर से B by 6 के beyond चला जा रहा है. It is also going beyond B by 6. So let us suppose that this is the eccentricity B by 6, or not the eccentricity, just simply B by 6, but the actual eccentricity is greater than B by 6. Actual eccentricity is greater than B by 6. Now if you see, you will get the maximum at the heel, P maximum at the heel, you will find out with the same formula. You will find out with the same formula. यहाँ पे वही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, यार है, तो आप यही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यहां से दिखाना, यहां से आ रहा है ना, तो अब यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली दूसरे केस में एसेंट्रिसिटी सिग्मा वी सब बदल जाएगा, फॉर्मूला तो वही होगा, वैल्यूज बदल जाएंगी और यहां पर क्रैक जनरेट होगा। हियर देयर विल बी क्रैक फॉर्मेशन एंड देयर हियर विल बी P minimum at the toe, P minimum at the toe, एंड यहां पे आएगा P minimum is equal to 0. Got the point? P minimum as 0. क्योंकि ये टो पे वैल्यू दिखा रहे हैं, मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि कुछ स्ट्रेस आ रहा है, इसका मतलब सिंपली ये है कि कांटेक्ट छूट गया, लॉस्ट कांटेक्ट, एंड सिंस देयर इज अ लॉस्ट कांटेक्ट, इफेक्टिव बेस विड्थ विल डिक्रीज, एंड दिस इज द इफेक्टिव बेस विड्थ इन कांटेक्ट, दिस इज B dash. So the same formula is applicable in the other case also, whether
the resultant is to the right or to the left. If the eccentricity is greater than b by 6, use this expression. What is the expression? 2 sigma v by 3 into b by 2 minus e. ठीक, आपको यहाँ पे b डैश नहीं लेना है. ये डेरिवेशन के दौरान ध्यान रखा गया था b और b डैश में क्या रिलेशन है. जब इसका डेरिवेशन किया जाता है दोस्तों, तब ध्यान रखा जाता है कि b और b डैश में क्या रिलेशन है, और फिर b डैश जो आ रहा होता है इसमें, उसको b के फॉर्म में पुट कर देते हैं. तो फाइनली ये इक्वेशन सिंपल सी आती है. सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि इसको याद रखिए. ठीक है, यह आपको सिर्फ यही नहीं आरसीसी में भी काम आएगा. जब कभी भी ऐसी कोई फुटिंग है और उसमें मान लीजिए कि कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए नेट लोड लग रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में एक पॉइंट लोड दिखा रहे हो, एक मोमेंट दिखा रहे हो, और ऐसे में जो रिजल्टेंट है वो फिर से b/6 के बियॉन्ड चला जा रहा है, वहां पे भी यही एक्सप्रेशन यूज हो जाएगा. सेम एक्सप्रेशन, क्योंकि आया वहीं से है, आया वहीं से है, बस वहीं की चीज को हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं. तो चलो अब हमारे कंसर्न्ड क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें क्या है, गलतियां जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, उनको पता नहीं रहता है ये चीज. देखिए, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ टोटल वेट ऑफ अ मेसनरी डैम, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द टोटल वेट ऑफ अ मेसनरी डैम ये है, और एसेंट्रिसिटी इसकी दी है b/4. कितनी दी है? b/4. एसेंट्रिसिटी इज b/4 एंड द मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस. तो सेल्फ वेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमम प्रेशर आएगा, सॉरी यहाँ पे वेट है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा और वो मिनिमम टो पे जाएगा, और जीरो कहीं इंटीरियर यहाँ पे होगा, जीरो यहाँ पे कहीं पे जीरो आ सकता है. हमें मैक्सिमम पूछा गया है, तो चलो मैक्सिमम निकाल लेते हैं. तो P मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सिग्मा V. फिलहाल सिर्फ वेट की बात की गई है सवाल में, तो सिर्फ हम वेट को लेंगे. तो 2 इंटू सिग्मा V डिवाइडेड बाय 3 इंटू b/2 माइनस हाउ मच इज द एसेंट्रिसिटी? b/4. ठीक है, तो ये यहां से हो जाएगा 2w डिवाइडेड बाय 3 इंटू b/4. ये हो जाएगा 8w/3b. 8w/3b, दैट इज अवर आंसर. देखिए तो क्या रहा आंसर? डी. फोर्थ का आंसर डी हो जाएगा. फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी. यहां पे दिखा दो. ठीक है, अच्छा, कायदे से अगर आप ये नहीं पता होता आपको, तो आप आंसर क्या करते? अगर ये नहीं पता होता, मैं नोट में लिखूंगा, यहां पर, यहां पे ले आओ नोट में. अगर ये नहीं पता होता तो हम लिखते कि P मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा V/B इंटू 1 प्लस 6 E/B, और यहां से हम लोग लिखते W/B इंटू 1 प्लस 6 इंटू B/4/B, और यहां से आता 2.5 W/B, और 2.5 W/B, 5/2 W/B, वही बात है. ठीक है, ये वैल्यू आती. अच्छा, ये वैल्यू तब होती जब हमने टेंशन क्रैक्स को कंसिडर नहीं किया है, इफेक्टिव बेस विड्थ को हमने B ही मान लिया, ये तब की है. और ये स्ट्रेस की वैल्यू को, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ले आओ, वो स्ट्रेस की वैल्यू और ये वाली स्ट्रेस की वैल्यू 8w/3b, कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है. 8w/3b वाली बड़ी है कि नहीं? ये कितनी है? ये है 2.67, ये है 2.67, और वो कितनी है? 2.5 w/b. हमें पता है कि जब भी हम एक्चुअल बेस विड्थ को कंसीडर करेंगे, जो कि b डैश होगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू, चाहे वो हील पे हो टो पे हो, डिपेंड करता है रिजल्टेंट कहां पे होगा, तो चाहे वो हील पे हो या फिर वो टो पे हो, वो वैल्यू बढ़ेगी. दैट स्ट्रेस वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज और नॉट? यस. सो दिस थिंग, दिस, if you will use this formula, you are going to get a lesser stress value, which is not the case, because the effective base width has been reduced, and since the effective base width is reduced, your stress value should be more than that, and this is that value, 8w/3b. which formula you are going to use? This is the formula which you are going to use. अगर समय नहीं कटता है, अगर मान लो समय नहीं कटता है ना, तैयारी पूरी हो चुकी है, AIR 1 आने ही वाले हो, बस एग्जाम देने की देरी है, कुछ करने के लिए नहीं बचा है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो. डिराइव करके बिंदास एंजॉय करो. ठीक है, लेकिन अभी अगर आपको अभी सीखना है और चीजें करनी है, तो अभी फर्जी डेरिवेशंस पे जाने का कोई मतलब नहीं है. आप चाहो तो अपने रिसर्च करने के लिए कर सकते हो. इफ इट्स अप टू यू, इट्स योर कॉल, आई लीव इट टू योर ओन विजडम. ठीक, चलो तो यहां पे दिखा दो पहले में, यहां से
पहला दूसरा आ गया। अब यहां पे ले आओ, यहां से यहां तक आ रहा होगा, यहां तक है ना, पूरा आ रहा है, पूरा यहां तक। दो आ रहे हैं ना, तो फिर यहां इस लाइन में ले आओ, अब आ रहा होगा यहां तक, यहां तक आ रहा है ना। हाँ, तो अभी आखिरी का ले आओ। ठीक है, तो जो मैंने अभी ये फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको बताया, कि आई वुड रिकमेंड यू लिसन इट अगेन, एक बार आप फिर से देखिए, ठीक है, जस्ट लिसन इट वन मोर टाइम, ठीक है, ऑल राइट। So you got the point that whenever the eccentricity is greater than b by 6 for a masonry structure, you can use this expression 2 sigma v by 3 into b by 2 minus e. All right. Whenever the eccentricity is greater than b by 6, whenever it is less than b by 6, you are going to use the same expression, this one. But this should not be used. ठीक है? इसमें लिख सकते हो shouldn't be used when e is greater than b by 6. You should not use it. ठीक है? We have a dedicated formula for that because the base width is not b, it is something else. Okay? ठीक, वो लिए थे ना वहां जो लिखा था। चलो ध्यान देना है ना। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, a gravity dam is subjected to hydrodynamic pressure which is caused by what? Hydrodynamic pressure is caused by what? The rising water of the reservoir or a flood wave enters into it? No. The rising waves in the reservoir due to high winds? No. The increase in water pressure momentarily caused by the horizontal earthquake acting towards the reservoir? Yes. हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर हम जानते हैं वॉन कार्मन इक्वेशन से दिया जा रहा है, जिसमें कि अगर अर्थ इस तरफ मूव करती है तो डैम की, वाटर की, दोनों की टेंडेंसी आगे मूव करवाने की। तो एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो लगता ही है, हाइड्रोस्टैटिक के साथ साथ एक हाइड्रोडायनामिक भी लग जाता है, और वो एक मोमेंट के लिए लगता है, झटका लगता है। और जब वो झटका लगता है मोमेंटली, जब तक अर्थक्वेक आएगा तब तक वो हाइड्रोडायनामिक लगेगा, जब तक अर्थक्वेक आएगा तब तक हाइड्रोडायनामिक लगेगा। तो वो जो मोमेंटली होगा वो कब होगा? जब अर्थ की टेंडेंसी होगी टू मूव अपस्ट्रीम, सो द वाटर विल हैव अ टेंडेंसी टू गिव द फोर्स टुवर्ड्स द डैम, राइट। तो फिफ्थ का आंसर है सी, फिफ्थ का आंसर सी। सिक्स्थ इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छठवां एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझिए। At the base of a gravity dam section, the vertical stress at the toe was found to be 2.4 megapascal. If the downstream face of the dam has a slope of 0.707 horizontal is to 1 vertical, and if there is no tailwater, the maximum principal stress at the toe of the dam is how much? समझ में आ रही बात? Try to interpret. At the base of a gravity dam section, that means it is talking about the base, that this is the gravity dam. It is talking about at the base of a gravity dam section, this is the base. The vertical stress at the toe was found to be 2.4 MPa. ये toe वाले पॉइंट की बात हो रही है, तो बेस का भी हिस्सा हो और toe का भी हिस्सा हो। बेस में there are infinite points. We are talking about the toe region. So let me draw that triangle which we were drawing there. So at the base and at the toe, infinitesimally small टुकड़ा है ये। So ये पता लगाया गया है कि ये है 2.4 megapascal. And if the downstream face of the dam has a slope of, this downstream face has a slope of 0.707 horizontal is to 1 vertical, this being alpha. Alpha is taken from where? Alpha is taken from vertical. Alpha कहाँ से लेते हैं? Vertical से लेते हैं। 0.707 horizontal is to 1 vertical. And if there is no tailwater, there is no tailwater का मतलब P dash की वैल्यू है 0, ठीक।
द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द टो ऑफ द डैम। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहां पे लगता है? इधर से लगता है, दिस इज सिग्मा, सो दिस इज टू बी फाउंड आउट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द टो ऑफ द डैम। सो सिग्मा विल बी इक्वल टू P maximum at the toe into sec square alpha minus P dash into tan square alpha, and since tailwater is not there, P dash is going to be 0, and therefore sigma will be equal to 2.4 megapascal multiplied by 1 plus tan square alpha, and therefore this will be 2.4 megapascal. What is tan square alpha? Perpendicular by base, 0.707 by 1, or you can also state 0.707 का स्क्वायर, सिंपली 0.707 का स्क्वायर लगभग 0.5, 7 7 is 49, थोड़ा सा ज्यादा 0.5, so this will be 2.4 megapascal into 1 plus 0.5 giving you 3.6 megapascal. That will be our answer. तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है? सी। तो 6 का आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ क्या है, पिछले पास्ट ईयर के पेपर में जो आंसर्स हैं उसको हमने इस साल रिवाइज कर दिया है। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसमें रिवीजन की जरूरत थी, खास करके कुछ असर्शन रीजन वाले भी ऐसे सवाल थे जिनमें रिवीजन की जरूरत थी। क्योंकि ऐसा है, बात समझिएगा, हमारा कांटेक्ट कुछ यूपीएससी में जो लोग पेपर बनाते हैं उनसे हुआ और उन्होंने कुछ चीजें रिवील की। तो क्या चीजें रिवील की वो मैं अभी वीडियो में नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता है जो जरूरी है एग्जाम में नंबर लाने के लिए। तो जो मैं आंसर्स बता रहा हूं अभी क्लास में वही सही है। ठीक है, जो मैं आंसर्स अभी क्लास में बता रहा हूं वही सही है। ठीक है, ऑल राइट। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डैम्स। In a gravity dam, grout curtain is provided near the toe to reduce the exit gradient. In a gravity dam, grout curtain is provided near the toe to reduce the exit gradient. मैंने आपको कहा था कि ये जो grout curtain है इसके बारे में मैं आपको थ्योरीज ऑफ सीपेज में बताऊंगा, क्योंकि वहीं पे आप ये चीज को समझ पाएंगे। तो अभी के लिए क्या आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है? मान सकते हो, क्योंकि ये चीज बहुत ही कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थ्योरीज ऑफ सीपेज में आप इसको क्लियरली देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि ग्राउट कर्टेन क्या होता है, एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, नियर द टो क्यों बनाया जाता है, ठीक है, क्यों कम हो जाता है एग्जिट ग्रेडियंट। तो ये सब चीजें समझ जाओगे जब आप थ्योरीज ऑफ सीपेज चैप्टर पे आएंगे। अभी के लिए मान लो ये सही है। ठीक है। दूसरा, अ ड्रेनेज गैलरी विथ इट्स ड्रेनेज पाइप सिस्टम प्रोवाइडेड इन अ ग्रेविटी डैम reduces the uplift pressure at all the levels below the upstream water level। क्या बोल रहा है? अगर हमने एक डैम में इस तरीके की ड्रेनेज गैलरी बनाई है, ठीक है, सो अब इसका जो ये अपना अपलिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसा बनता है। दिस इज द अपलिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, राइट। जनरल बनाया मैंने, मतलब यहां भी पानी है, यहां भी पानी, ठीक है, हियर ऑल्सो वाटर, हियर ऑल्सो वाटर, तो जनरल बनाया है। तो कह रहा है कि एक ड्रेनेज गैलरी विथ इट्स ड्रेनेज पाइप सिस्टम प्रोवाइडेड इन अ ग्रेविटी डैम, मैंने आपको बता रखा है पाइप सिस्टम होता है इस तरीके का, रिड्यूसेस द अपलिफ्ट प्रेशर एट ऑल द लेवल्स बिलो द अपस्ट्रीम वाटर लेवल। अपस्ट्रीम के पानी का जो लेवल है उसके नीचे के जितने भी पॉइंट्स, बिलो दैट पॉइंट्स आप लोगे, तो बिलो द अपस्ट्रीम वाटर लेवल्स का मतलब ये है रिड्यूसेस द अपलिफ्ट प्रेशर एट ऑल द लेवल्स बिलो द अपस्ट्रीम वाटर लेवल। अपस्ट्रीम का पानी, उसके नीचे का लेवल यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रेस की इंटेंसिटी उतनी ही है। अगर ड्रेनेज गैलरी नहीं भी होता तो भी गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच और गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच, ये दो वैल्यू सेम होती कि नहीं? मतलब डाउनस्ट्रीम पानी के नीचे का लेवल स्ट्रेस का और अपस्ट्रीम के भी नीचे का स्ट्रेस का ये जो वैल्यू है दोनों क्या है? सेम है। मतलब जहां जितना भी यहाँ पे पानी होगा, जितना भी वाटर होगा, वो उतना ही अपलिफ्ट स्ट्रेस लगाने वाला है इस पॉइंट पे, अपस्ट्रीम पे और डाउनस्ट्रीम पे। अपस्ट्रीम पे और डाउनस्ट्रीम पे कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि इसके ऊपर तो वो हेड है ही और डाउनस्ट्रीम के ऊपर भी हेड है ही, तो उतना तो रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। चेंज कहाँ पे आता है? चेंज बीच बीच वाले पॉइंट्स में आता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। हमारे पास ये है क्या? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। उससे हम ये देख पा रहे हैं कि अपस्ट्रीम के जस्ट नीचे, डाउनस्ट्रीम के जस्ट नीचे कोई चेंज नहीं है, बीच बीच में चेंजेस हैं। अगर मान लीजिए ड्रेनेज गैलरी नहीं होता
तो ऐसा बना देते। तो अब ड्रेनेज गैलरी है तो ये ऐसा बन गया है। बात समझ रहे हो? नहीं होता तो ये जो डैश 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 लाइन से दिखाया है ऐसा होता। तो चेंज कहां पे आ रहा है? बीच वाले सारे पोर्शंस में आ रहा है, एंड पोर्शंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकंड वाला स्टेटमेंट जो कि बोल रहा है कि a drainage gallery with its drainage pipe system provided in a gravity dam reduces uplift pressure at all the levels below the upstream level, at all the level of points below the upstream. अपस्ट्रीम के नीचे कुछ नहीं होता, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच में रिडक्शन होता है। Got the point clear? There is a reduction between upstream and downstream, not at the upstream and downstream points. They are same, however there is reduction in between those points. Okay? After that, third one, an earthquake acceleration of 0.1 g acting vertically downwards causes a decrease of 10% in the unit weight of concrete and the water in the gravity dam. सही बात है, तो कॉमन है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यही तो करते आते हैं बचपन से ही। 11th में 12th में क्या कर रहे हो? अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये बोला जा रहा है कि अर्थक्वेक का एक्सेलरेशन 0.1 g, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, इसके नीचे का ये है अर्थ मूव किया और उसके पास एक्सेलरेशन आया 0.1 g, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0.1 g। 0.1 g और g जो पहले नीचे लग रहा था, तो g इफेक्टिव कितना हो गया? 0.9 g। क्या तो वेट क्या हो जाएगा? 0.9 g इंटू मास हो जाएगा, mg नहीं होके 0.9 g इंटू मास हो जाएगा। तो कितना परसेंट रिडक्शन हुआ मास में? वेट में, मास तो वही है, वेट में कितना परसेंट रिडक्शन हुआ? 10% रिडक्शन हो गया। वेट इज रिड्यूस्ड बाय 10%। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, द थिंग विच चेंजेस इज द वेट। ठीक है, तो वेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 10%। ठीक, राइट। तेहरी डैम इज अ ग्रेविटी डैम, रॉन्ग। तेहरी डैम हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे। तेहरी डैम है अर्थ एंड रॉक फिल्ड टाइप ऑफ डैम। ठीक है, लास्ट चैप्टर में देखेंगे ये चीज। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो है 1 and 3, दीज आर करेक्ट एंड देयरफॉर 7th का आंसर इज ए। 7वें का आंसर क्या है? ए है दोस्तों। ठीक है, 7th का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक, 8th देखिए, 8th है assertion in the retaining wall shown in the given figure। इस फिगर में रिटेनिंग वॉल जो है shown in the given figure, when the ratio h by b is equal to root s, the eccentricity is b by 6, whether the storage is nil or full। देखिए, एक एलिमेंट्री प्रोफाइल आपको बना दिया, ऊपर तक के पानी भर दिया, बोल रहा है अच्छा, और नीचे देखिए ये इस तरीके से दिखाया है, मतलब अपलिफ्ट को लेने की जरूरत नहीं है। नीचे से दिखाने का मतलब ये होता है, ये सिंबल होता है कि यहाँ पे है रॉक फाउंडेशन, रॉक फॉर्मेशन। चूंकि यहाँ पे है रॉक फाउंडेशन, रॉक फॉर्मेशन, अपलिफ्ट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अपलिफ्ट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह है कि सी की वैल्यू 0 है। एक जनरल सिंबल होता है, और अगर नहीं भी दिया है तो हम अपने मन से तो मानेंगे नहीं, तो अपलिफ्ट को हम 0 ही ले लेंगे। अब एक बात बताइए कि एसेंट्रिसिटी बोल रहा है b by 6 ही होगी अगर रेशो h by b, अगर h by b रेशो हम लोग रखते हैं रूट s। व्हाट इज s? s इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इजंट इट? s इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर h by b रेशो हम रूट s रखते हैं तो एसेंट्रिसिटी b by 6 हो जाएगा। कैसे होगा? एसेंट्रिसिटी बोल रहा है b by 6 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी इट इज सेइंग दैट b by 6 विल बी देयर if h by b is taken as root s. How is that possible? In the reservoir full condition, you have this tension. For no tension, eccentricity की बात की है तो tension की बात करेंगे। For no tension, eccentricity should be less than or equal to b by 6. Also, for no tension, we have derived h by b is equal to, और या फिर ऐसा कह सकते हो, जिस फॉर्म में आपने डिराइव किया है, b should be greater than equal to at h upon root over gc minus c। अब gc यहाँ पे लिखा गया है s। ठीक है, अब समझो, अगर मैं इसको कह दूं रूट s, तो रूट s should be greater than equal to h upon b, isn't it? Under marginal conditions, under limiting conditions, क्या हम कह सकते हैं h by b will be equal to root s? Under limiting condition, जब e will be equal to b by 6, h by b will be equal to root s। तो क्वेश्चन में उल्टा लिखा हुआ है। मैं ये कहता डेरिवेशन के दौरान कि अगर एसेंट्रिसिटी को b by 6 के बराबर रखना है तो h by b is equal to root s आंसर आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है h by b अगर root s हो तो एसेंट्रिसिटी b by 6 होगी।
सही बात हुई, ये एक चीज सही हुई रिजर्वायर फुल में। रिजर्वायर अगर एम्प्टी हो जाता है तो हमें मालूम ही है, रिजर्वायर अगर एम्प्टी हो तो सिर्फ वेट लगता है बस, और वो वेट अपने आप ही b/6 से पास करता है ना, फर्क सिर्फ इतना है। ये तो नहीं बोला क्वेश्चन में कि b/6 टू द राइट और b/6 टू द लेफ्ट, जस्ट एसेंट्रिसिटी की वैल्यू। सो इफ यू कीप h/b इज इक्वल टू √s, एसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू b/6 under reservoir full condition. If the reservoir is empty like this, again eccentricity will be equal to b/6. So first statement is definitely correct. First statement is definitely correct. Second one, the resultant force will pass through the centroid of the pressure distribution diagram of on the base. The resultant force will pass through the centroid of the pressure distribution diagram on the base for the nil or the full storage if the ratio h/b is equal to √s. That's also correct. This one is also correct because that happens, right? Resultant will pass through the centroid of the pressure distribution diagram. That's always true. This is always true, and they are taking a special case whether for the nil or the full storage if the ratio h/b is equal to √s. That's also true. That's also correct. अगर h/b √s होगा तो resultant will pass through the base to the centroid of the pressure distribution diagram. Definitely, right? तो ये तो होगा ही, और अगर ऐसा होगा तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। रिजर्वायर फुल लो या फिर रिजर्वायर निल लो, रिजर्वायर निल ऐसा होगा तो इस केस में तो b/6 होगा ही होगा, और अगर रिजर्वायर फुल होगा तो अगर h/b √s इंश्योर कर लिया गया है तो रिजर्वायर फुल केस में भी हो जाएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब ये देखना है कि क्या पहला दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहा है। नाउ वी हैव टू सी वेदर द assertion is explaining the reason or not. Reason is explaining the assertion or not. So let me think over it. Let us think over it. See, in the first assertion it is telling about कि in the retaining wall shown in the given figure when the ratio h/b is equal to √s, the eccentricity is b/6. ये बता रहा है कि h/b अगर √s होगा तो एसेंट्रिसिटी b/6 होगी, ये इंश्योर किया। दूसरे में बता रहा है resultant force will pass through the centroid of the pressure distribution diagram. This second statement is not about the explanation about the eccentricity. The explanation about the eccentricity comes from here कि eccentricity less than equal to b/6 होगी तो h/b बराबर √s होगा, या फिर वाइसा वर्सा भी कह सकते थे। The explanation is here. This the second statement is not the explanation. It is talking about the pressure distribution diagram and not about the eccentricity. So both statements individually correct. आंसर इज बी। आंसर क्या है? बी, बॉम्बे। 8 का आंसर हम लिखेंगे बी है। आ जाते हैं हम हमारे 9th क्वेश्चन पे। ये दिखा दीजिए पहले 5th, यहां से स्टार्टिंग से आ गया, ठीक है। ये दिखा दीजिए यहां से, ये 7th क्वेश्चन का पार्ट है। लास्ट वाला 8वां, ठीक। All right. After this, coming to the 9th one. 9th question is the base width of a solid gravity dam is 25 meter. ठीक है, base width B is 25 meter. The specific gravity of the material of the dam is 2.56, and the dam is designed as an elementary profile ignoring uplift. ठीक है, तो यहाँ पे 25 मीटर और जीसी की वैल्यू इतनी, अपलिफ्ट को लेने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके का है, इग्नोरिंग अपलिफ्ट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अलाउएबल हाइट ऑफ द डैम? ठीक है, तो हाउ डू ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट अलाउएबल हाइट ऑफ द डैम? सिंपल, राइट? एच मैक्सिमम और एच लिमिटिंग इज गिवन बाय, एच मैक्सिमम और एच लिमिटिंग इज गिवन बाय, अंडरस्टैंड, F upon gamma W into GC minus C plus 1. This was the relation, right? ये रिलेशन था। लेकिन बात समझिए, आपको लगेगा कि अब मैक्सिमम हाइट के लिए अब मैं विड्थ का इस्तेमाल कैसे करूं या फिर F की वैल्यू कहां से लाऊं? तो ये वो हाई और लो वाले कॉन्सेप्ट पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं। आपको उन कॉन्सेप्ट पे जाना है जिनके बीच में रिलेशंस हम जानते हैं। यहाँ पे हाई और लो ग्रेविटी डैम पे भी हम सोच सकते थे, और
डेफिनेटली सोच लेते अगर f की वैल्यू अगर दी रहती तो हम यहाँ पे पुट कर देते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे नो टेंशन, एक एग्जांपल कराया था मैंने लास्ट सेशन में, नो ओवरटर्निंग, नो स्लाइडिंग के लिए जो विड्थ आती थी या फिर जो हाइट आती है, तो उनमें से हम क्राइटेरिया में से ले लेंगे जो भी हमारा बेस्ट सूटेड होगा। अच्छा, ओवरटर्निंग और टेंशन, ओवरटर्निंग और टेंशन दोनों में से हम किस पे इंश्योरिंग करेंगे तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आउट ऑफ ओवरटर्निंग एंड टेंशन, इफ विल इंश्योर द सेफ्टी अगेंस्ट tension, then definitely there will be safety against overturning also. So let us take that criteria where B was greater than equal to H upon root over GC minus C for the safety against tension. So H should be less than or equal to, यहां से भी एक H maximum मिलेगा कि नहीं? क्या बोल रहा है? H should be less than or equal to some value. Let us suppose वो वैल्यू आती है 100 मीटर, that means 100 मीटर है उससे कम होनी चाहिए, तो एक मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब इन रिलेशन से भी कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू ही मिलती है फॉर नो फेलियर, राइट? सो h शुड बी लेस देन इक्वल टू b, दैट इज 25 मीटर रूट ओवर gc माइनस c, राइट? तो 2.56 रूट ओवर 2.56, एंड वी नो दैट रूट ओवर 2.56 इज 1.6 and 25 into 1.6 will give us 40 meter, and therefore the maximum height we can permit is 40 meter. That's it. भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिएगा इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज क्यों नहीं किए, h अपॉन म्यू इंटू जी सी माइनस सी, स्लाइडिंग वाला। ओवरटर्निंग और टेंशन में तो आप समझ रहे हो कि हमने टेंशन वाले को कंसिडर किया तो ओवरटर्निंग वाला ऑटोमेटिकली इंश्योर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? क्यों? क्योंकि अगर हमने मैक्सिमम हाइट 40 मीटर परमिट की है, ओवरटर्निंग की हाइट क्या आती है? ओवरटर्निंग की हाइट आती है b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर 2 इंटू जी सी माइनस सी, तो h शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये है 25 रूट 2 रूट ओवर 2.56, रूट 2 गुना ज्यादा आ रहा है कि नहीं? अगर ये वैल्यू आती, लेट अस सपोज 40 इंटू 1.414 करेंगे, मान लो, ठीक है, नहीं मानेंगे क्यों, कर लेते हैं कैलकुलेटर निकाल के, 40 इंटू 1.414, यार ये 56.56, तो h शुड बी लेस देन इक्वल टू 56.56, तो क्या हम 56.56 रख देते? नहीं, अगर हम 56.56 रखते तो टेंशन वाला क्राइटेरिया फेल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे h 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमें सेफ्टी यहाँ पे भी रखनी है, यहाँ पे भी रखनी है। तो इसी कारण मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेफ्टी अगेंस्ट टेंशन इंश्योर करते हैं, सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसीलिए ओवरटर्निंग वाला क्राइटेरिया कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती है। टाइम बचाइए, सेव योर टाइम, डोंट कंसिडर ओवरटर्निंग क्राइटेरिया व्हेन यू आर ऑलरेडी कंसिडरिंग टेंशन, just focus on the tension part, right? Why we are not considering this for no sliding? Because mu is unknown and you are solving an objective question. Mu is unknown, you are solving an objective question, you cannot assume any value of mu because there is a range of mu, right? Since there is a range of mu, you cannot assume anything you like. Everybody will assume their own thing, right? इसीलिए we are answering only with respect to the tension case. And therefore h max is equal to 40 मीटर। आप ये चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, नोट वोट में डाल देना, बाकी आंसर तो बस इतना ही है, खत्म। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चलो। The top width and the bottom width at river Thalweg level of a concrete gravity dam are 6 meter and 24 meter respectively. Thalweg क्या होता है, ये रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा भी मैं, लेकिन यहीं पे बता दे रहा हूँ, सिंपल सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लो रिवर है ना, तो रिवर का जो क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है कि नहीं होता है? तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं थालवेग, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है रिवर में उसको बोलते हैं थालवेग। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट को सबको जोड़ते जाते हैं ना, ऐसे हर सेक्शन में थालवेग होगा। तो 3 डायमेंशनल में अगर हम प्लॉटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं जाएगा थालवेग।
तो इस पूरे के पूरे लाइन को भी थालवेग कहा जाता है, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को भी, और पूरे के पूरे द लाइन जॉइनिंग ऑल सच लोअर मोस्ट पॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ थालवेग। ठीक है, बाकी थालवेग की बेटर डेफिनेशन ये है कि लाइन जॉइनिंग ऑल द बॉटम मोस्ट पॉइंट्स इन अ रिवर और मे बी अ वैली। एक रिवर के पॉइंट्स को ले लिए, जैसे मान लीजिए माउंटेन है, माउंटेन में ये वैली पोर्शन है, तो वैली का बॉटम मोस्ट पॉइंट ले लिए, तो वैली के बॉटम 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 पॉइंट्स को जोड़ते चले गए, वो भी थालवेग कहलाता है। सो थालवेग या फिर टालवेग भी कहा जाता है, थालवेग और टालवेग, टालवेग और थालवेग बोथ आर नथिंग बट द सेम थिंग। तो दिस थालवेग और टालवेग रिप्रेजेंट्स द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ एनी रिवर और एनी वैली in an area, and also thalweg is also the locus of, you can say, the locus of all the points which are these bottommost points throughout the valley or the bottom of the river. That is also thalweg. Okay, so thalweg is a very general term which was introduced way back in 1800s और तब से हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो थालवेग मतलब कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन आगे लिखी भी हुई है आपके रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स में, हैंडआउट जो आपको मिलेगा उसमें थालवेग वगैरह का डेफिनेशन सब लिखा हुआ है। ठीक है, सब आप देख सकते हैं, कुछ नहीं, बॉटम मोस्ट पॉइंट्स को याद रखना, उसको बोलते हैं थालवेग। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। द टॉप विड्थ एंड बॉटम विड्थ एट रिवर थालवेग लेवल ऑफ अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम आर 6 मीटर, ये है 6 मीटर एंड 24 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डैम एट द थालवेग अलाइनमेंट इज 38 मीटर अबव द थालवेग, ये है 38 मीटर, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 24 मीटर है, बॉटम से ऊपर 38 मीटर का डैम है। द अपस्ट्रीम फेस इज वर्टिकल एंड द डेप्थ ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम फेस इज 36 मीटर। तो ये जो है ये है 36 मीटर, ये जो पानी की हाइट है h का वैल्यू है 36 मीटर। ठीक है, पूछ रहा है द मोमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट द टो एट दैट लेवल इज। मोमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेट किया है, सिंपल डायग्राम बना लेता और पूछ लेता भाई ये P इंटू एच बाई 3 की वैल्यू कितनी है, ये है ना, ये कितना डिस्टेंस है, h/3 है टो से, तो मोमेंट पूछ रहा है। तो मोमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, मोमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू P इंटू h/3। व्हाट इज P, वी नो राइट, यही तो कर रहे हैं जब से, ये हमको पता है। तो ये हो जाएगा मोमेंट विल बी इक्वल टू P, that is half into gamma W. So is there anything given about gamma W or can we take 10? In an objective we can easily take 10, no problem. चलो 10 ले लो। So half into 10 kilonewton per meter cube into h square, 36 का square into h upon 3। h कितना है हमारा, ये है 36, तो 36/3, that's it। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू ये जो प्रेशर प्रिज्म का, और इसके बाद हमने मल्टीप्लाई बाय 1 किया, मोमेंट निकालने के लिए 36/3 से मल्टीप्लाई और कर दिया। तो चलो इसको मल्टीप्लाई ऐसा किया जाए इंटू 10/2, आ गया 77760 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है ए, 77760 किलो न्यूटन, सॉरी मीटर, ये मीटर क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय 1 भी है, तो ये क्या हो रहा है, बात समझो, ये ऐसा हो रहा है, ये हो गया हमारा इंटू 1, तो ये मीटर क्यूब हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 36/3 मीटर हुआ, ऐसा। तो ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, किलो न्यूटन मीटर में आएगा। तो आंसर हो गया 10th का ए, 10th का आंसर हो गया ए भाई, सही है, समझ रहे हो सब, बढ़िया, राइट। चलो जोरदार। क्वेश्चन नंबर 11, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। भैया एक काम करो, पहले 9th वाला ये दिखा दो, इसके पहले का पूरा, इसके पहले का पूरा दिखा दो, 9th का लिख लेंगे, हो गया, ठीक है। सुबोध इसके बाद देख लो 10th, हो गया। चलो अब इधर आ जाओ 11th पे। Consider the following data regarding a theoretical profile of a dam. Permissible value of compressive stress sigma is 350 tons per meter square. Specific gravity of concrete, जिसको हम लोग GC कहते हैं, ये है 2.4. Uplift coefficient जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, that is 0.6. मीटर नहीं होगा दोस्तों,
समझ रहे हो? अपलिफ्ट कोएफिशिएंट मीटर में नहीं, कोएफिशिएंट है वो मिसप्रिंटेड है, हटा देना उसको, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ गामा, द वैल्यू ऑफ गामा यू कैन टेक इट एज, एक और मिसप्रिंटिंग है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हम ले सकते हैं, ठीक है। 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले सकते हो, या फिर फॉर एग्जांपल आप 9.81 भी चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ये जो है ना, ये 1 जो लिखा है ये ग्राम पर सीसी में लिखा है। किस में लिखा है? ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। और एक और यहाँ पे एक ये है, क्वेश्चन में एरर है, द हाइट एंड बेस विड्थ विल बी नियरली, हाइट और क्या लिखा है उसमें, हाइट ऑफ बेस विड्थ लिखा है ना, ऐसा थोड़ी होता है, बेस विड्थ की हाइट थोड़ी होती है, बेस विड्थ अलग है, हाइट अलग है। तो हाइट एंड बेस विड्थ विल बी नियरली हाउ मच, हाइट निकाल लेते हैं, एच मैक्स, क्योंकि अब स्ट्रेस की बात की जा रही है, अब हम यूज करेंगे जिसकी बात हम पहले कर रहे थे या सोच रहे थे। तो अब स्ट्रेस की बात की जा रही है, तो ये 350 टन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 350 टन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये टन है ना, किलो न्यूटन वगैरह नहीं रख सकते आप। अब आप अगर गामा लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है ये होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब भी होता है कि नहीं होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है ना। अगर मैं इसको 9.81 लिखूं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको 1000 kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अच्छा 1000 kg पर मीटर क्यूब मतलब कितने टन हो गए? 1 टन, तो 1 टन पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे टन्स में लिखेंगे, तो 1 टन पर मीटर क्यूब। तो एच मैक्स होता है सिग्मा बाय गामा डब्ल्यू इंटू जीसी माइनस सी प्लस 1, क्या? तो जीसी कितना है 2.4 माइनस सी 0.6 प्लस 1, एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, और यहां से हाइट आ जाएगा, फिर बेस विड्थ निकाल देंगे। हाइट कितना हो गया 2.4 माइनस 0.6 प्लस 1 एंड 350 डिवाइड बाय दिस वैल्यू 125 मीटर। तो एच मैक्स आ गया 125 मीटर। With the help of these values, you can find out the base width also. Base width will be equal to h maximum divided by root over gc minus c. Estimation हम टेंशन वाले केस से कर ले रहे हैं। टेंशन वाले केस से एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि और कोई हम स्लाइडिंग से भी कर सकते थे। ओवरटर्निंग और टेंशन में तो हम जानते हैं कि टेंशन को चेक करेंगे तो ओवरटर्निंग अपने आप हो जाएगा चेक, ठीक है। म्यू दिया नहीं हुआ है, म्यू नहीं दिया हुआ है तो उसको छोड़ दो, बस इसको यूज कर लो। एच मैक्स 125 मीटर divided by root over GC is 2.4 minus 0.6. So 2.4 minus 0.6 root over this 125 by this, giving us around 93 meter. Around 93 meter. So हमारा आंसर इनमें से हो रहा है, कौन सा आंसर है? C, 125 मीटर एंड 93 मीटर। 11th का आंसर C, 11th का आंसर हो गया C। ऑलराइट, सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप एक बात ये सोच रहे होंगे कि सर कहीं पे भी आप देखो म्यू तो देता ही नहीं है, तो स्लाइडिंग वाला केस क्यों नहीं देता है क्वेश्चन में इतना ज्यादा? मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है, आजकल जितने भी डैम बनते हैं ना, उसमें वो जो शेयर की का कॉन्सेप्ट हम देखे थे, तो शेयर कीज लगाए जाते हैं, और भले ही आप स्लाइडिंग में चेक करो ना करो, शेयर कीज लगाने के बाद इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत गुना बढ़ जाती है, बहुत गुना, कभी कभी 10 से 12 गुना तक बढ़ जाती है इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इतनी बढ़ जाती है। तो इसी कारण सिर्फ म्यू सिग्मा वी देखना और इसको फिर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एच करना, और यहां से फिर वो रिलेशन, कौन सा रिलेशन, b बाय एच इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू जीसी माइनस सी यूज करके बेस विड्थ बताना, ये एक सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं दे पाता। और दूसरी चीज ये भी है कि आजकल स्लाइडिंग से सेफ होते ही होते हैं डैम, क्यों? क्योंकि शेयर की का प्रोविजन रहता है। इसी कारण यूजुअली क्वेश्चंस में स्लाइडिंग नहीं दिया रहता, बिकॉज प्रैक्टिकली डैम्स डोंट स्लाइड, प्रैक्टिकली डैम्स डोंट स्लाइड, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ शेयर कीज एंड देयरफॉर इन क्वेश्चंस यूजुअली इट इज नॉट गिवन। तो डोंट वरी अबाउट दैट, इफ दिस म्यू वैल्यू इज नॉट गिवन डोंट टेक इट ऑल्सो, बट या इफ म्यू वैल्यू इज गिवन टू यू, म्यू वैल्यू दी हुई है तो यूज कर लो, अगर म्यू वैल्यू गिवन है तो यूज कर लो, अगर नहीं गिवन है तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि आजकल डैम सेफ ही होते हैं स्लाइडिंग में, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट प्रोविजन ऑफ शेयर कीज। चलिए ये हो गए हमारे 11 क्वेश्चन। 11वां वाला दिखा दो, लास्ट वाला। अब आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज
12th question, let's see that. 12th question is, for an elementary gravity dam of height h, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. For an elementary gravity dam of height h, the uplift pressure is linearly distributed at the base with a maximum value of gamma wh at the heel. If the specific gravity of concrete taken as 2.43, then the maximum stress at the toe and the maximum normal stress in the dam are. समझ रहे हो? दो चीजें पूछी जा रही हैं और दोनों चीजों में कंफ्यूजन होता है कि पहला वाला क्या पूछा जा रहा है, दूसरा वाला क्या पूछा जा रहा है. मैक्सिमम स्ट्रेस एट द टो एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द डैम. क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझना हमेशा जरूरी होता है. गेट का सवाल है ये, तो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों. अब बात समझिए, ये एक एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात किया, ठीक. बोल रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस एट द टो एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द डैम. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज अवर की टू आंसर. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज अवर की टू आंसर. क्या कंफ्यूजन होता है कि आप जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये पी मैक्स पहले वाले में लिखना है कि सिग्मा मैक्स लिखना है, और दूसरे वाले में सिग्मा मैक्स लिखना है कि पी मैक्स लिखना है. इसमें कंफ्यूजन होता है. बात समझिए, मैक्सिमम स्ट्रेस एट द टो, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस एट द टो एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द डैम. मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द डैम. अब आपको जब टो बोला जाए ना, तो आप टो की एफबीडी बनाइए. जब डैम बोला जाए तो डैम की एफबीडी पूरी पूरी बनाइए. जब टो बोला जाए तो टो की एफबीडी में देखो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, सिंपल. और डैम जब पूछा जाए तो डैम की एफबीडी बनाओ एज अ होल और उस पे बताओ नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कितना है. वेरी सिंपल. तो देखिए, अगर हम टो की एफबीडी बनाएंगे यहां से कट करके, तो ये जो टो की एफबीडी है इसमें मैक्सिमम कौन सा होता है? इसमें मैक्सिमम होता है सिग्मा मैक्स. क्या ये सिग्मा होता है कि नहीं? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये तो हम जानते हैं. और अगर पूरे डैम का एफबीडी बनाएंगे तो डैम एज अ होल बॉडी, इसमें जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बनेगा वो कहां पे होगा? इसमें जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो पी मैक्स एट द टो होगा कि नहीं होगा? तो जो आपसे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द डैम पूछा जा रहा है वो पी मैक्स एट द टो निकालोगे, वो डैम की एफबीडी पे नॉर्मल आएगा. और मैक्सिमम स्ट्रेस एट द टो पूछा जा रहा है, ये है आपका सिग्मा मैक्स. बात समझे? तो वैसे में 2.43 है और अपलिफ्ट लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सी की वैल्यू 1 है. इन केसेस में सी की वैल्यू 1 लेना है, जीसी की वैल्यू 2.43 लेनी है. ठीक है, तो मुझे बताइए पी मैक्स एट द टो कितना आएगा? वो आएगा गामा डब्ल्यू एच इंटू जी सी माइनस सी. वो जो स्पेशल केस हम किए थे ना जिसमें एसेंट्रिसिटी b/6 पे लिमिट किए थे, तो मैक्सिमम पूछा है. तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भी कितना कि भाई टेंशन कॉज ना हो, तो इतना मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जा सकता. Refer theory in the previous session. Everything is done in the previous session, right? So gamma WH into GC 2.43 minus 1, that is 1.43 gamma W into H. ये आएगा P max at the toe. Maximum normal stress in the dam की जगह पे. तो आप fill in the blank जो दूसरा वाला है, second fill in the blank में क्या पुट करेंगे? 1.43 gamma WH. फर्स्ट वाले में आप पुट करेंगे सिग्मा की वैल्यू, एंड सिग्मा मैक्स इज गिवन बाय गामा WH GC minus C plus 1, and that is ये कितना हो जाएगा? गामा WH 2.43 minus 1 plus 1, and therefore this is 2.43 गामा WH. C की वैल्यू 1 कैसे ले लिए? क्वेश्चन में दिया है कि जो वेरिएशन हो रहा है अपलिफ्ट का वो 0 से लेकर गामा WH तक हो रहा है. अगर 0 से लेकर गामा WH तक वेरिएशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली C है यहाँ पे, और C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू है 1, तो हमने वहां पे 1 पुट कर दिया. तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक में आप पुट किए थे 1.43, पहले वाले में पुट करेंगे 2.43. तो हम कहेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस एट द टो इज 2.43 गामा WH एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द डैम इज 1.43 गामा W into H. तो 12th का आंसर होगा 2.43 एंड 1.43. 2.43 and 1.43. Think in terms of the two entities which are given separately. One is the toe and one is the dam as a whole. toe का FBD बनाइए, dam का FBD बनाइए. toe का FBD बनाइए,
डैम का एफबीडी बनाइए, ठीक है। टो पे मैक्सिमम कितना दिख रहा है, डैम पे मैक्सिमम कितना दिख रहा है, तो डैम एज अ होल बॉडी देखनी है आपको, ठीक है। डैम एज अ होल बॉडी देखेंगे तो डैम पे मैक्सिमम इतना दिख रहा है, टो पे मैक्सिमम इतना दिख रहा है, टो पे मैक्सिमम सिग्मा मैक्स, डैम पे मैक्सिमम पी मैक्स एट द टो। ये अपलिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, ये वाला। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ फॉर अ ग्रेविटी डैम the coefficient of friction mu is 0.60 and the value of sliding factor as obtained from the calculation is 0.68, then factor of safety against sliding is how much? I told you factor of safety against sliding is given by mu by sigma h by sigma v। ये ऐसे दिया जाता है। इसी sigma h by sigma v को क्या कहते हैं? इसी sigma h by sigma v को कहते हैं स्लाइडिंग फैक्टर। ये भी हमने नोट्स में लिख रखा है। तो म्यू की वैल्यू दी है 0.6, स्लाइडिंग फैक्टर है 0.68, ये वैल्यू आ जाएगी 0.88। दैट्स इट, खत्म, सिंपल क्वेश्चन 0.88। मैं बता रहा हूँ ग्रेविटी डैम के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लैंग्वेज को ही समझना रहता है, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल बनाया गया है। क्या सोच के, आप स्टूडेंट के लेवल से मत सोचिएगा, आप सोचेंगे एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से कि क्या सोच के इन्होंने एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया होगा, क्या सोच के जिसके बंदे के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा तो क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। जब आप एग्जामिनर के लेवल पे आके सोचते हैं तब आप चीजों को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट के लेवल पे रहते हैं ना तो आप छोटी छोटी चीजों को पिन पॉइंट, आप बहुत ज्यादा निटपिकिंग करने लग जाते हैं, एक छोटी सी छोटी चीज को निटपिक करते हैं, और वो करने की आदत अगर होगी ना तो एग्जाम में कंफ्यूजन ज्यादा होगा। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है चीजों को, कि भाई एक एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव रहता है ना जो क्वेश्चन बनाता है, तो वो किससे सोच रहा है, तो ऐसे में वो जिस पर्सपेक्टिव से सोच रहा है उस पर आपको फोकस करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक जनरल वीडियो में डाल रहा हूं जहां पे आपकी बहुत सारी जनरल क्वेरीज हैं, तो आप वो जनरल क्वेरीज की वीडियो एक अलग से डाल रहा हूं, उसको आप डेफिनेटली देख लेना। तो उसमें मैंने ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर रखी हैं जो शायद आपके बहुत काम आ जाएंगी, ठीक है। उससे बहुत सारे लोगों ने जो मेल भेजे थे, आप लोगों ने जो मेल भेजे थे, आप लोगों के मेल के रिप्लाईज हैं, ठीक है वो, ओके, ऑलराइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ लो ग्रेविटी डैम ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल मेड ऑफ कॉन्क्रीट। अब बोला हाई ग्रेविटी लो ग्रेविटी वर्ड का यूज हो रहा है, तो लो ग्रेविटी वर्ड का यूज हुआ, बोल रहा है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ लो ग्रेविटी डैम of elementary profile made of concrete having relative density 2.5 and safe allowable stress of foundation material is 3.87 megapascal without considering uplift forces how much। तो पूछ रहा है बताइए H maximum की वैल्यू कितनी है, uplift को लेने की जरूरत नहीं है, तो F upon gamma W into GC minus C plus 1 where C is equal to 0 and this value is, F का वैल्यू है 3.87 megapascal और गामा डब्ल्यू कितना होता है, गामा डब्ल्यू होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जीसी इज 2.5 माइनस 0 प्लस 1, ठीक। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, यूनिट्स के हिसाब से लेंगे अपन। बी केयरफुल विद द यूनिट्स ऑलवेज, मेक इट अ हैबिट टू राइट डाउन द यूनिट्स, मेक इट अ हैबिट टू राइट डाउन द यूनिट्स। सो 3.87 मेगा मतलब क्या होता है 10 to the power 6, पास्कल मतलब क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो 3.87 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है, डिवाइडेड बाय 9.81 किलो न्यूटन मतलब कितना 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3.5, क्या 3.5 क्यों, क्योंकि 2.5 प्लस 1, बस अब कैलकुलेट करिए और आपको मीटर में आंसर मिलेगा, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, ये कट जाएगा, मीटर आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 3.87 into 10 to the power 6 divided by 9810 divided by 3.5 coming out to be 112.71 meter. That will be our maximum height, ठीक है, all right। तो maximum height permitted is 112.71 meter, very simple। 3.87 मेगा था, मेगा को मैंने नॉर्मली 10 to the power 6 पास्कल में बदल दिया, पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बस सीधा डिवाइड कर दो, हो गया, ऑल राइट। आफ्टर दैट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 देखिए सिंपल है ये भी,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैम मटेरियल इज 2.3 एंड सीपेज कोएफिशिएंट वही अपलिफ्ट कोएफिशिएंट, सीपेज की वजह से ही तो अपलिफ्ट हो रहा है, तो सीपेज कोएफिशिएंट C at the base is 0.6, then the width of an elementary gravity dam whose height is 150 meter is, टेंशन वाला केस ले लो, टेंशन वाला केस ले लो, B should be greater than or equal to H upon root over GC minus C, तो B should be minimum width पूछा है, width तो is equal to ले लो H upon H कितना है 150 मीटर है, रूट ओवर GC माइनस C दैट इज 2.3 माइनस 0.6, ये यहाँ से आता है 115 मीटर, ये आंसर आ जाएगा 115 मीटर। बट मैं एक बार चेक जरूर कर लूंगा बिकॉज यू नो बेटर सेफ देन सॉरी, सो रूट ओवर दिस वैल्यू ओके एंड देन 150 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो 2.3 minus 0.6 root over this value 150 divided by this value 115.04 मीटर, तो 115 मीटर, ठीक है। ऑल राइट, इसका आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है the wave height generated on the surface of the reservoir having a fetch length f of 30 km and due to wind blowing on the surface of the reservoir at a velocity of 30 km per hour is how much meter? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि नहीं है? क्या बोल रहा है, फैच की वैल्यू है 30 किलोमीटर, विंड वेलोसिटी है 30 kmph, इंग्लिश में पढ़ लो, फैच लेंथ इज 30 किलोमीटर, विंड वेलोसिटी इज 30 kmph, इट इज आस्किंग टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वेव, height of the wave. What will be the height of the wave by Stephenson's formula when fetch की value is less than 32 kilometer? I hope you remember the formula. Am I talking like that fellow, that वो Republic वाला shouter? Fetch की value दी है 30 किलोमीटर और wind velocity है 30 किलोमीटर per hour. So we have Stephenson's formula for that when the velocity is, when the fetch value is less than 32 kilometer. And the case one says that height of the wave is 0.032 under root of Vf plus 0.763 minus 0.271 f to the power 1 by 4, right? And here V value or f value दोनों को substitute करना है, we have to substitute the values in kilometer per hour, right? So let's put kilometer per hour and in kilometer that will be 0.032 root over 30 into 30 plus 0.763 minus 0.271 30 to the power 1 by 4, and when you will substitute all these values the value comes out to 1.0 something, so ये value होगी दोस्तों 0.032, root over 30 into 30 will be 30 only, तो ये हो गया 0.96 plus 0.763 minus 0.271 into 30 to the power 1 by 4, तो ये आता है 1.088 मीटर, तो ये हो गया हमारा 16th का आंसर। कमिंग टू द लास्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ग्रेविटी डैम का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। A concrete gravity dam section is shown in the figure assuming unit weight of water as 10 and unit weight of concrete as 24. The uplift force per unit length of the dam at PQ is how much? अपलिफ्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा दोस्तों, ये पूछा गया है। पर यूनिट लेंथ है तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर से मल्टीप्लाई अब नहीं करेंगे, सिंपल, तो पर मीटर में आ जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर जगह 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमारे यूनिट्स किलो न्यूटन में थे। अब वो 1 मीटर से मल्टीप्लाई अगर नहीं किए तो किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, सिंपल, राइट। तो अपलिफ्ट विल बी नथिंग बट अपलिफ्ट 1 and uplift 2 because drain holes are there. So I'll draw the uplift distribution diagram and that will look something like this। क्या ऐसा दिखेगा, इस तरीके का, यहाँ पे होगा 65 गामा W, यहाँ पे होगा 5 गामा W, और यहाँ पे जो 10 मीटर के डिस्टेंस पे जो एक ड्रेनेज गैलरी है और इसके बाद फिर 40 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गामा W प्लस 65 माइनस 5 दैट इज 60 गामा W by 3, तो 60 gamma W by 3 is 20, 20 plus 5 25, तो I can directly say 25 gamma W। यहाँ से देखिएगा U1 plus U2 एक साथ कर देते हैं, U1 plus U2,
क्या हो जाएगा देखिए, u1 हो जाएगा हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 65 प्लस 25 दैट इज 90 गामा w इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 मीटर प्लस u2 इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 25 प्लस 5 30 गामा w इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40। सिंपल। तो देखिए ये हो गया हमारे पास कितना 9 5 45 तो 450 गामा w प्लस 3 2 600 गामा w, ये हो गया 1050 गामा w यानी कि 10500 किलो न्यूटन पर मीटर। ये पर मीटर में कैसे आ गया आपको पता है, यूनिट्स हम जानते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव है जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो मतलब इतना ज्यादा कोई खास ख्याल न रखते हुए हमने कर दिया। हमें मालूम है क्योंकि हम जान रहे हैं पहले से, हमारे एट द बैक ऑफ द माइंड सारे यूनिट्स हमारे पास पहले से, तो हम जान रहे हैं कि ये जो हम लोग सम ऑफ पैरेलल साइड्स किए हैं तो ये जो गामा w इंटू एच है ये होगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, होगा कि नहीं। और ये जो है ये मीटर है तो मल्टीप्लाइड बाय मीटर हो जाएगा, हमने 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमें पता है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो यूनिट्स डेवलप होंगे वो होंगे किलो न्यूटन पर मीटर के, जो हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, चलो तो अब ये हो गया हमारा यहाँ पे ये चैप्टर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे 1 to 1 तो बातें नहीं कर पाते, लेकिन हाँ मेल्स आपके मिलते रहते हैं और मेल्स का मैं रेगुलरली रिप्लाई करता रहता हूँ। 3 तरह के मेल्स मुझे मिलते हैं। एक होता है कुछ टेक्निकल क्वेरीज रहती हैं और आयरॉनिकली टेक्निकल क्वेरीज कम होती हैं, पर्सनल क्वेरीज ज़्यादा होती हैं, तो पर्सनल क्वेरीज भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। उसके अलावा तीसरी टाइप की जो क्वेरीज होती हैं वो होती है जनरल, मतलब वो सबके लिए एप्लीकेबल है और ये रिपीटेडली आ जाते हैं। मतलब किसी को भी जैसे दिमाग में लगता है कि हाँ अगर ऐसा होता तो हम कैसे करते, इस कंडीशन को हम कैसे फेस करते, तो ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं। तो मैंने भी सारे के सारे इस तरह के मेल्स के स्क्रीनशॉट निकाल लिए हैं और इसमें मैं बताते जाता हूँ आप लोग को, आपके आंसर्स करते चले जाता हूँ। ठीक है, चलो तो वैसे जनरली जो मेरे आंसर्स रहते हैं मेल्स के, एक सेकंड में इसको, हाँ तो वैसे जनरली जो मेरे आंसर्स होते हैं मेल्स के वो बहुत ही टू द पॉइंट होते हैं, मतलब डायरेक्ट होते हैं। मतलब आपने कुछ पूछा मैंने आंसर किया, कुछ पूछा आंसर किया, एकदम सीधा सीधा रहता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे को आदत नहीं है एक्चुअली इस तरीके से चैट करने की या फिर इस तरीके से आंसर्स लिखने की। तो मैं बहुत ही टू द पॉइंट रिप्लाईज करता हूँ, बहुत ही एकदम मतलब क्रिस्प रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं। अगर कोई डाउट है तो सीधा उसका आंसर रहेगा, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे अपन बातें कर सकते हैं। बाकी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ राइटिंग एंड चैटिंग एंड ऑल। तो देखो, तो यहाँ पे ये पहला जो है वगीश का है कि डियर सर, हियर आई वगीश मिश्रा, as you have suggested to study strength of material, I have studied strength of material but I did not get any knowledge from those 2 chapters because I don't have any basic knowledge of SOM। उनके पास अभी कोई बेसिक नॉलेज है नहीं वगीश के पास। तो वगीश आप ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने डैम वाले चैप्टर में आप जाओगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ा सा पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि फिर मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं हुआ है, तो ग्रेविटी डैम वाले चैप्टर में मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेसिक्स से शुरुआत की और डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहाँ पे कंप्रेशन, कहाँ पे टेंशन, तो सिग्मा v बाई बी इंटू 1 प्लस 6c बाई बी वाली जो इक्वेशन है उसको पूरा डिराइव करके आपको बताया, और 1 माइनस 6c बाई बी भी। तो ऐसे में सिर्फ वगीश ही नहीं, बहुत सारे होंगे जिनका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक नॉलेज नहीं होगा, मेडिसी में नहीं पढ़े होंगे, तो कोई बात नहीं है, इंजीनियरिंग तो मेडिसी में आके ही होती है आप लोग की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है उसको बता दिया, जितना पोर्शन काम का उतना बता दिया है। प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन, प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन, तो हर चीज़ मैंने वहाँ पे आपको बता दी है। तो इसलिए आप वगीश और साथ ही साथ और भी लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऋतिक कह रहे हैं कि डियर सर, आई एम ऋतिक, स्टूडेंट ऑफ मेड इजी, एनरोल्ड दिस ईयर एंड ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ योर ऑनलाइन इरिगेशन इंजीनियरिंग क्लास। Thanks for providing such good lectures. Currently, I am feeling comfortable and able to understand almost everything. Thanks, ऋतिक। IIT खड़गपुर से हैं ऋतिक। अच्छा, इनसे मैंने फ़ोन पे बात की थी। और विकास सुथार कह रहे हैं, गुड इवनिंग सर, having a wonderful lecture of irrigation engineering from last few days. I have no doubts with the notes and the lecture, but the doubt is when I was going through theory book after the lecture, I get few detailed concepts in unit 1 and 2. Should I go through them? Please tell me in the next class. तो विकास ऐसा है कि जितना भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आप देख रहे हो एसके गर्ग जो किताब है, जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग में स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, KR अरोरा है, एसके गर्ग है, PN मोदी है, ठीक है।
तो ये सब जो किताबें हैं ना, ये सब बहुत ही डेप्थ में डिटेल में लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितना हमारे काम का है उतना मैंने क्लास में आपको पूरा करा दिया है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपका कोई भी टर्म, कोई भी पॉइंट क्लास में छूटे ही ना, कोई भी क्वेश्चन भी क्लास में ना छूटे, आपसे सारे न्यूमेरिकल आपकी एबिलिटी स्ट्रांग हो जाए। इसीलिए इसके अलावा कुछ और यूनिट 1, यूनिट 2 जैसे वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स हो गया, वाटर लॉगिंग वाला चैप्टर आप बोल रहे हो, तो उसमें और ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। किताबों में जैसे चेक बेसिन मेथड हो गया, उसके ऊपर भी कुछ डेरिवेशन करके रखा हुआ है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो इन सबको भी देखने की जरूरत नहीं है। प्री के लिए, गेट के लिए और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट। ध्यान रखिएगा, हमारा जो कंपटीशन है वो एग्जाम से नहीं है, हमारा कंपटीशन है बाकी स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो एग्जाम से हम compete कर भी नहीं सकते, हमको 100% में 100% मार्क्स थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आ जाएं, जिसके चलते हमारी रैंक सबसे बेहतर हो जाए, ये हमारा एम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सक्षम पूछ रहे हैं, सर आई एम सक्षम ओस्तवाल, मेड इजी स्टूडेंट, आई वांट योर गाइडेंस ओवर हाउ टू रिवाइज इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाउ टू रिमेंबर थ्योरी पार्ट फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। आई हैवंट स्टडीड इरिगेशन इंजीनियरिंग एवर बिफोर एंड आई लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। अच्छा, तो ये ऐसा है कि पूछ रहे हैं कि रिवाइज कैसे करना है इरिगेशन इंजीनियरिंग को। रिवाइज करने के लिए इन जनरल मैं बता दूं कि आप लोग क्विक रिवीजन करने के लिए हमेशा फॉर्मूले जितने भी होते हैं ना, तो आप फॉर्मूलों की एक कॉपी बना लें और उसमें ना फॉर्मूले लिखें। कॉन्सेप्ट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट्स अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें लिखेंगे, आप शॉर्टन करके कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे तो यू विल मिस द फील ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसी कारण कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट करके लिखने की जरूरत नहीं है। डोंट डू लाइक दैट। आप सिर्फ फोकस करिए किस पे, आप सिर्फ फोकस करिए हमारे फॉर्मूले पे। फॉर्मूले को अलग से लिखिए और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मार्क करके रखिए। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे थे, आपने जो फर्स्ट टाइम सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चंस जो अच्छे लगे थे नहीं लगे थे वो बात अलग है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जरूर हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को अलग करिए और बार बार उनको रिवाइज करिए, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम एज यू आस्क्ड। ऑलराइट, ओके। आफ्टर दैट Sameer is asking, hello sir, I hope you are doing well. I am Sameer Singh Patel, regular classroom batch student of current started January batch. We were more than happy and daily excited to interact nicely with you in offline platform. Anyway, even current ongoing session is going on daily in its full charismatic phase very well. We are getting our doubts cleared like an ice melts at the sunlight incidence. Very nice. Hope we'd welcome you in near future in offline interaction as well. Definitely, I will also welcome you all. मैं तुम लोगों को पहले वेलकम करूंगा ऑफलाइन में। Sir, moreover regarding subject, my doubts were as follows. तो कुछ यहाँ पे डाउट्स हैं। Since Q design depends on time factor, implicity, our specified duration, then how we manage flow daily, ये सब मैंने आंसर उनके कर दिए थे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला टेक्निकल था। दूसरा वाला जो है, what should be our first approach for any question, either of gate or IS type, regarding its mode of calculation when we encounter them in our workbook or past year paper? इनका कहना है कि जब भी कभी हम क्वेश्चन देखते हैं तो पहला अप्रोच आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। पहली अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए टू रिकॉल द थ्योरी एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन। आर यू एबल टू रिकॉल द थ्योरी एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन थॉरोली एंड प्रॉपरली? इफ योर आंसर इज yes, then try to solve the question. If your answer is no, without recalling properly the theory or the concept behind the question, don't try to attempt that question. If you'll try to attempt such kind of question, ऐसे में हो सकता है कि आपका शायद आंसर आ जाए फॉर्मूला अगर अप्लाई करके, लेकिन आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, जिसको मैं कहता हूँ फील, तो जो फील ऑफ द कॉन्सेप्ट है ना, तो वो मिस हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसी कारण कभी भी आप आस्क योरसेल्फ कि जैसे मान लो कोई फॉर एग्जांपल मान लो कि लेसीज थ्योरी का सवाल है, तो लेसी थ्योरी आपको पता तो है ही, फॉर्मूला में रटे होंगे तो आप आंसर तो निकाल ही लोगे, लेकिन आप ना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेसी के बारे में जितना जानते हैं एक प्रैक्टिस में लाइए दिमाग में कि लेसी के बारे में जितना जानते हैं। अच्छा, लेसी थ्योरी सर ने कहाँ से स्टार्ट किया था? ओके, एक आइडियल कैनाल बनाया था, एक रियल या आर्टिफिशियल कैनाल बनाया था। ओके, उसमें ट्रू रेजिम दिखाई थी, इसमें इनिशियल फाइनल रेजिम दिखाई थी। अच्छा, ऐसा ऐसा था, फिर आए थे लेसीज फॉर्मूले पे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या अप्लाई हो रहा है? लेसी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ऐसे करके ना एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करिए। इससे दो फायदे हैं, एक तो आपको कॉन्सेप्ट की पूरी फील समझ में आएगी, पूरी फील मिलेगी, और दूसरा आपका रिवीजन भी होते चला जाएगा। आपका माइंड बार बार ट्रेन होता चला जाएगा उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, या फिर इन जनरल मैं कहूँ तो क्वेश्चन कैसे डील करते हैं उसके लिए। मतलब एक जनरल एक तरीका है कि आपको रिटेन रखना है बहुत टाइम तक के, तो ऐसा आप कर सकते हैं और ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड, ऑलराइट, ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, देन ओनली टारगेट हिट दैट क्वेश्चन, ठीक है। जाहिद कह रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम कश्मीर सर एंड ऑनेस्टली आई लव द वे यू टीच, आई कांट एक्सप्लेन एंड हैव नो वर्ड्स बट आई रिस्पेक्ट यू एंड विश टू टेक योर लेक्चर्स इन क्लासरूम।
Thank you so much. My classroom lectures are very, very strict. So be prepared. Be prepared. All right. देखिए दीपांशु सर, this is Deepanshu Narang. Actually, on the Made Easy Classes online app, third technical subject has also been started. Please guide me, sir, what to do. Should I do 1, 2 or 3 subjects at a time? Irrigation, BMC, engineering drawing. Engineering drawing एक नॉन टेक सब्जेक्ट है वैसे. देखिए जैसा जैसा ऐप में आ रहा है वैसा वैसा आप करते चले जाइए, नहीं तो बैकलॉग्स बढ़ते जाएंगे. जो भी आपके करंट अभी जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उनको करते चले जाइए. पिछले जो भी लेक्चर्स हैं ना, तो वो शायद नवंबर दिसंबर के भी शायद अपलोडेड होंगे, क्योंकि लॉकडाउन एकदम से हो गया. तो जो पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे कुछ सब्जेक्ट्स के, तो वो अपलोड हुए. अब वो भी फिर से बनेंगे. तो अगर मान लीजिए कोई पुराना लेक्चर वगैरह है तो वो शायद वो फिर से आएगा, और अगर वो फिर से आता है तो आप देख लीजिएगा. अभी उसको देखने में आप टाइम वेस्ट मत करिए. लेक्चर जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे देखते जाओ. और भी आगे इसी से रिलेटेड डाउट्स पूछे थे लोगों ने, तो मैं आगे और बताऊंगा. लेकिन हाँ, जैसे जैसे लेक्चर्स आ रहे हैं वैसे वैसे देखते जाओ, बैकलॉग्स क्रिएट ना करना. ठीक है. बिनीश रियाज, good afternoon sir, hope you are doing well. Sir, I am from Kashmir and as you know net speed is restricted here and it becomes difficult for us to access online videos, but somehow we managed to watch them with a lot of buffering. And now we have started 3 subjects at a time and we are not able to revise the subjects or solve the problems because most of our time goes into watching the videos. So I request your good self, please provide only 2 subjects at a time so we can also revise the subject, otherwise it is total waste for us just watching them and not revising at all. I hope you will take up this matter with the administration. Thanking in anticipation. विनीस, बहुत अच्छा आपने क्वेरी जनरेट की है और ये एक जेन्युइन कंसर्न है आपका, मैं कहूँगा. और ठीक बात है कि आप कश्मीर में हैं, तो आपको बफरिंग करने, मुझे लगता है कि 2 वीडियो को बफर करने में आपको 4 घंटे वहीं लग जाते होंगे. तो उससे भी ज़्यादा भी लग सकते हैं कभी कभी किसी दिन में. तो किसी दिन स्पीड अच्छी आती है, किसी दिन स्पीड ख़राब रहती है. तो आई नो दोज शॉर्ट कमिंग्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड. बट यू नो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, सिलेबस पता है कितने आवर्स का है? सिलेबस है 1200 घंटे. 1200 घंटे ऑफिशियल अनाउंस्ड है. हम लोग कभी टाइम से लेते नहीं हैं, टाइम से कहीं ज़्यादा चला जाता है. जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो अब पढ़ाने में आते हैं तो आदत है कि बताना है तो सब बताना है, तो पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, तो वो प्लस चला जाता है, 1300 घंटे चला जाता है. तो क्लास में बताने पे आते हैं, बच्चे ने कुछ पूछ लिया, ले भैया सुन, आधा घंटा और शुरू. ठीक है, चलो ये डाउट क्लियर करके जाएंगे. तो समझ रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो आप मान के चलो कि 1200 आवर्स तो है. और अगर मान लो अगर इतना आपको कंप्लीट करना है इंजीनियरिंग सर्विसेज के पहले, तो आपको 2 सब्जेक्ट्स 2-2 घंटे के और एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट अपलोड तो करना ही पड़ेगा. तो आप मैनेज कैसे करिए? आप मैनेज ऐसे करिए कि जिस दिन आपकी स्पीड अच्छी रहती है, कुछ जगह ऐसी है कश्मीर में, मैं जान रहा हूँ, मैसेजेस आए हुए हैं कि वहाँ पे कुछ दिनों में स्पीड बहुत अच्छी देते हैं. तो उन दिनों में आप क्या करिए, अपने लेक्चर्स को देखने का काम पूरा करिए. वैसे लेक्चर्स बहुत हैं, जैसे 6-7 आवर्स का लेक्चर है, तो एक दिन में कितना, 2 दिन का ही लेक्चर देख पाओगे? 12 घंटे भी 13 घंटे भी देखोगे तो भी बहुत मुश्किल है. तो मेक श्योर करिए यू डिफाइन योर टाइम इन सच अ वे कि आप उन लेक्चर्स को जो है प्रायोरिटी वाइज देख पाए. जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आपको पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर थोड़े टाइम के बाद भी देखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हाँ, अभी एक टेक्निकल सब्जेक्ट पूरा होना जरूरी है, पास ईयर के पेपर लगने जरूरी है. इंजीनियरिंग ड्राइंग इतना ज़्यादा टफ नहीं है. तो आप अपने हिसाब से भी ये भी देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ डिफिकल्ट लग रही है, ईजी लग रही है. जो चीज़ें डिफिकल्ट है पहले उनको टारगेट करके अपने कॉन्फिडेंस को पहले बढ़ाइए. ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें करना तो पड़ेगा ही, देयर इज नो ऑप्शन, है ना, करना तो पड़ेगा. सीबत कह रहे हैं सर, ये भी कश्मीर से, आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड 4G इज नॉट वर्किंग हियर, आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद द 3 सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर, कैन यू प्लीज अपलोड जस्ट 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, दिस इज बिकमिंग स्ट्रेसफुल, आई एम नॉट एबल टू इवन रिवाइज. यार वही बात है, एक सब्जेक्ट अगर अपलोड करेंगे ना दोस्त, कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है. सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है. और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम भैया कभी भी मार्च में शायद हो सकता है, जनवरी में नहीं तो मार्च में तो होगा ही. जनवरी में नहीं होगा तो कम से कम मार्च में तो होगा, मार्च नहीं होगा तो अप्रैल होगा, लेकिन होगा. और तब तक के हमको पूरा इतने आवर्स कंप्लीट भी करने हैं, आपको पढ़ाने उतने घंटे. तो एक सब्जेक्ट में तो सॉरी यार, 2-2 घंटे अगर एक सब्जेक्ट करोगे तो आप समझ रहे हो 365 डेज में भी 700 घंटे ही हो पाएंगे, उसमें भी एक साल में भी खत्म नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इसी कारण एक सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, चलो उसके बाद देखो, गोविंद कुमार मिश्रा ये पूछ रहे हैं, डियर सर आई वांट टू शेयर यू समथिंग, I am new student of Made Easy. I have facing problem to take my online lecture because Made Easy provide both course for the classroom student CTQ as well as classroom online courses. In online classroom courses, we have already studied 3 subject lecture, total hours in 5 a day.
as in CTQ 3 subject is going on and also takes 4 hours in a day. It takes both course lectures. If I take both courses lecture and I have no time for self study, बहुत auto correction में problem आया आपके. Then sir kindly advise me what should I do now and leave CTQ or something else. ये question बहुत ही common था, CTQ से related आया था. देखिए CTQ जैसे हमने बनाया है, बी सिंह सर और विमल सर ने मिलकर के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बनाया और मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बना दिया पूरा. आशीष सर का हाईवे चल रहा है, विवेक सर का स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, राम सर का सॉइल भी शायद स्टार्ट हो गया है. तो अब ये सब में क्या है देखिएगा, CTQ क्या है पहले तो वो समझिए. CTQ दोस्तों एक रेगुलर क्लास का एक वो ऑल्टरनेटिव नहीं है कि CTQ कर लेंगे तो सिलेबस खत्म हो जाएगा. CTQ एक एड ऑन कोर्स है. ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है ऐसे दूर दराज के स्टूडेंट्स के लिए जो MEDEASY तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट्स में लैग कर जाते थे कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं एग्जाम के लिए जो ज़रूरी होते हैं उसमें लैग कर जाते थे. लेकिन जो CTQ के आप नंबर ऑफ आवर्स से देखिए ना, CTQ के जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो क्लासरूम के नंबर ऑफ आवर्स से जस्ट 1/3 या 1/4 तक जा रहे हैं. तो आप सोच सकते हो कि CTQ का जो कॉन्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम कंटेंट है, एकदम पिन पॉइंटेड कंटेंट है, लेकिन वो पूरा नहीं है. समझ रहे हो, पूरा नहीं है. जैसे एनवायरनमेंट की मैं बात करूं तो एनवायरनमेंट में कहाँ गया, हम लोग का ट्रिकलिंग फिल्टर हम नहीं किए, स्लज डाइजेशन नहीं किए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एनवायरनमेंट में नहीं किए. हम उन चीज़ों पे फोकस किए, कॉन्सेप्ट्स पे जहाँ पे जनरली हमसे डाउट्स पूछे जाते हैं या फिर जनरली जहाँ पे हमें लगता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है. तो CTQ शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी. योर प्रायोरिटी शुड बी द क्लासरूम कोर्सेस. क्लासरूम कोर्स पूरा होने के बाद, पूरा बेसिक से अच्छे से लेवल तक खत्म होने के बाद, पास पेपर करने के बाद आप फिर CTQ के क्वेश्चंस पे जाइए. CTQ के क्वेश्चंस बहुत ब्यूटीफुल है, जरूर ये बात है. CTQ के क्वेश्चंस बहुत ही सुंदर अच्छे सवाल है, ये बात है. उनको आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर क्लासरूम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. तो प्रायोरिटी शुड बी दैट. अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत ज़्यादा आवर्स हो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी के लिए आप CTQ छोड़ दें. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने एनवायरनमेंट में जो पढ़ाया है, जो मैं इरिगेशन में CTQ आपका आएगा तो वो बताऊंगा, ये सब कुछ रेगुलर क्लास में हम बता रखे हैं. हाँ, क्वेश्चन नए होंगे डेफिनेटली, CTQ क्वेश्चन बहुत नए हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग एंगल में भी जा रहे होंगे, लेकिन अगर आपने क्लासरूम के कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझा है तो CTQ आप सॉल्व कर जाएंगे. CTQ सॉल्व कर जाएंगे, समझ रहे हो. कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो सकती है CTQ में हम बता दें उस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन हाँ, क्लासरूम की स्टडी मोर देन सफिशिएंट है टू क्रैक GATE एंड ESE. तो ये CTQ क्या है, एक एड ऑन है, उसको एड ऑन की तरह लीजिए, ठीक है. उसको एक ऐसा फुल फ्लेजेड कोर्स मत समझिए, ठीक है गोविंद. इसके बाद प्रखर पूछ रहे हैं, डियर सर, आई एम प्रखर सिंह, अ फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम NIT सूरतकल. आई वांट टू आस्क इफ यू रिकमेंड एडिशनल बुक्स फॉर इरिगेशन इंजीनियरिंग फॉर ESE 2021. इफ यस, then could you please tell which books to refer to. देखिए प्रखर, आप कोई भी एडिशनल बुक्स रिफर करेंगे भी ना तो ये पहला दूसरा सब्जेक्ट में आपको मन जरूर होगा रेफर करने का, लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट्स पाइल अप होंगे, रिवाइज करना होगा, पास्ट पेपर लगाने होंगे, तो ऐसे में आपको ये सब ना करने का टाइम नहीं मिलेगा. इसी वजह से लिमिट योरसेल्फ टू व्हाट यू आर स्टडिंग हियर. क्योंकि हम, खास करके मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आपका ये जो क्लास अभी इरिगेशन के हम ऑनलाइन ले रहे हैं, आई थिंक इसके बाद शायद आप लोग ऑफलाइन में क्लास बड़ी मुश्किल है आप लेंगे. मेरे को नहीं लगता कि आप लोग, क्योंकि ऑफलाइन में मैं सेम चीज़ बोलने वाला हूँ. मैंने कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं रखा कि मैं ये चीज़ ऑफलाइन में बताऊंगा ताकि बच्चे ऑफलाइन में भी आए. मैंने ऐसा किया ही नहीं है. मैंने हर चीज़ एग्जैक्टली डिट्टो वैसे ही बता दी है जैसे मैं ऑफलाइन में बताता हूँ. ऑनलाइन इनफैक्ट उससे ज़्यादा है, ताकि आपको कोई डाउट ना आए. हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी ऐसा है. तो इतना डिटेल में ये पढ़ने के बाद ना कोई भी एडिशनल बुक की जरूरत नहीं है. और इससे ज़्यादा अगर आप करोगे भी तो रिवाइज कैसे करोगे, ये सोचो, ठीक है. इसके बाद देखो, टेक्निकल ट्रिक्स इन मराठी. सॉरी, ये तो इनका नाम है, स्वप्निल है इनका नाम, स्वप्निल पाटिल. रिस्पेक्टेड सर, डेली MEDEASY is uploading on an average 11 to 12 hour lecture, 7 to 8 hour on MEDEASY live app and 3 to 4 hour on MEDEASY Prime CTQ. We students are not getting much time in a day to watch all lecture and our lectures are getting pending. Though we manage on some days, but we are not getting time for self study. वही चीज CTQ वाला, ठीक है. CTQ आप छोड़ सकते हो, ठीक है. पंकज, hello sir, I am Pankaj Suryavanshi. Please tell me how I can keep studying. I can understand each and everything, but the problem is that I cannot stay for longer time. And your 5-minute more rule was awesome, but it's not helping me anymore. 5 मिनट एक तरीका था जो मैंने वीडियो में बताया था, यूट्यूब में आप देखे होंगे सिविल बींग्स में. तो एक तरीका था जो मैंने बताया था कि आप अपने आप को पुश करते रहिए. वो एक
एक ना लिटरल वे नहीं है उसको, आप एक ना मतलब फिगरेटिवली समझो कि यू हैव टू पुश योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, यू हैव टू कीप स्टडिंग। मैंने इनको रिप्लाई भी किया, पंकज को मैंने पर्सनली, जो मैंने लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था जो बोल रहा था कि मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता, तो सर मैं क्या करूं, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है लेकिन मुझे फिर भी मन नहीं लगता। मैंने उसको बोला तो अपनी किताबें लेकर क्या, तो अपने बैग में अपनी सब किताबें रखा था, वर्क बुक रखा था, थ्योरी बुक रखा था, ठीक है, अपनी नोट्स रखा था। मैं बोला एक काम करो, इसको डस्टबिन में डालो और छोड़ के जाओ, डस्टबिन में डालो छोड़ के जाओ। बोला अरे सर ये क्या बात हुई, मेरे को बोलता है अरे सर ये क्या बात हुई, मैं ये 2018 की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की। तो बोलता है सर ये क्या बात हुई। मैं बोला नहीं आप एक काम करो, अभी इसको डस्टबिन में फेंक के जाओ, अपने घर में जो जो है ना सब यहाँ पे लाओ, मैं यहीं पे सबको ना डस्टबिन में फेंका दे रहा हूँ, सारी किताबों को यहाँ पे फेंक देंगे और आप घर जाइए, आप आराम से इंजॉय करिए। तो वो उस समय उसको ऐसे लगा, तो मैं बोला रुक सुन, मैं बता क्या रहा हूँ तेरे को उसकी समझ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ने मन नहीं लग रहा है तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस एक्चुअली में भी पता नहीं है, तो एक काम करिए, आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, पढ़ना वढ़ना ये वो सब एक तरफ करो और फुल ऑन जो मस्ती करनी है, जैसा करना है, जो करना है सब करो, हट साला, जब देख लेंगे जो होगा सो होगा, समझे, मतलब लग जाओ बिल्कुल, मतलब खेल कूद मस्ती मजाक जो करना है करो, और देखो कहीं कुछ और आपका कुछ बन पाता है, मामला सेट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, देख लो ये सब। जब मैंने उसको बोला ना तू एक हफ्ते के लिए अपनी सारी किताबें मेरे पास छोड़ के जा, मैंने बोला तू बस करके जा एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते वो मेरे पास छोड़ के गया अपनी किताबें, मैं अपनी गाड़ी की डिक्की में उसकी सारी किताबें रख दिया था, वो मेरे पास ही रख के गया। उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद बिल्कुल आया मेरे पाँव पड़ के, मेरे को बोला कि सर मेरे को रियलाइज हो गया है कि मेरे को पढ़ाई ही करनी है और मेरे को अच्छे से ही पढ़ना है, 6 महीने की बात है, मैं अच्छे से पढ़ के एग्जाम निकालूंगा। उसका प्री भी क्लियर हो गया, जहां उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसका प्री क्लियर हो गया, मेंस भी देकर के आया, फाइनली नहीं सेलेक्ट हुआ वो बात अलग है, इस बार फिर से हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन मेंस भी देकर के आया, और सिलेक्शन होगा तो मैं इंटरव्यू लूंगा, आप सबको पता चल जाएगा कौन है, ठीक है। तो बात समझो कि यू हैव टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस आप समझते हैं तभी आप उसमें मेहनत कर पाते हैं, अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं समझते उस चीज को, या आप रियलाइज नहीं कर पाए अभी तक के उस चीज की इंपॉर्टेंस को, तो आप मेहनत करने के लिए ड्रिवन भी नहीं होंगे। तो आप थोड़ी दिन के लिए छोड़ दीजिए उसको, एज मतलब बिल्कुल छोड़ दो और करो कुछ और, जो करना है जो जैसी चल रही लाइफ चलने दो। फिर देखो कि अगर वैसा ही आप करते रहोगे तो आपकी लाइफ किधर जाएगी, जान लगा दो या फिर जाने दो। महक, सर यू हैव शोन दिस क्वेश्चन इन क्लास एंड वी गॉट 11 days आंसर, बट हियर देयर इज नो ऑप्शन लाइक दैट सर। वो गेट का क्वेश्चन है जिसमें फ्रीक्वेंसी 11 days आ रही थी। देखिए ऐसा है, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने सही ही बनाया होगा, और फिर बाद में वही लोग फिर मार्क्स टू ऑल दे देते हैं, उस क्वेश्चन को हटा देते हैं मार्क्स टू ऑल करके। तो वो उसी तरह के क्वेश्चंस थे जो गेट में इसी तरह का क्वेश्चन था जिसमें मैच नहीं कर रहा था ऑप्शन, ऐसे गेट में मिलेगा आपको, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मिलेगा। एक लाइन अनलाइन कैनाल्स में एक जो अपना डिजाइन ऑफ कैनाल्स वाले चैप्टर में एक एरिया वाला है, एक ट्रेपेजॉइडल को 3 भागों में बताया है। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो रिलेशनशिप गिवन इन टर्म्स ऑफ एरिया, देयर इज नो फ्रिक्शन फैक्टर रिलेशनशिप्स आल्सो गिवन, सो दैट क्वेश्चन इज नल एंड वॉइड। उस क्वेश्चन में हम आंसर नहीं कर सकते, गिवन ऑप्शंस को हम नहीं बता सकते, तो वो क्या सोच रहे हैं उनको बताना पड़ेगा ना, तभी तो हम सोच पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जो क्लास में आपको आंसर्स बताए जा रहे हैं वो सही है, और साथ ही साथ यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग लगता होगा कि वहाँ पे बुक में डिफरेंट हैं, क्लास में एक आध क्वेश्चन डिफरेंट बताया गया, असर्शन रीजन टाइप का जो सवाल है वो अलग बताया गया, तो ये इंटेंशनल नहीं है। एक्चुअली हुआ यूं कि यूपीएससी के जो पेपर सेट करते हैं, इंटरनल कुछ मैटर है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ रेवलेशंस किया, कौन था, उन्होंने क्या रेवलेशंस किए, वो बात अभी हम कैमरे पे नहीं बोलेंगे, हाँ क्लास में बता देता हूँ बच्चों को, तो क्लास में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। कोई पर्सनली जैसे पूछने के लिए आते हैं तो बता देता हूँ कि कौन थे क्या थे करके, क्या पेपर बनाए थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिवलेशंस किए और उन्होंने फिर बताया मेरे को कि इस तरीके से हम लोग को मार्किंग स्कीम दी जाती है ए और बी असर्शन रीजन में। जब कभी भी अगर रीजन पार्टली भी आंसर कर जाए असर्शन को, तो भी आंसर जो है ए ही रहता है, बी नहीं होता है। वैसे टेक्निकली बी होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी ए फॉलो करता है। तो वो जो एक ड्यूटी वाला क्वेश्चन था, आप याद कर पा रहे होगे, उसमें आंसर जैसे मैंने आपको क्लास में ए बताया, बुक में बी लिखा हुआ है, तो पहले हम बी लिखते थे क्योंकि हमको वो लॉजिकल लगता था, और वो लॉजिकल है भी, लेकिन यूपीएससी नहीं फॉलो करता है, यूपीएससी ए फॉलो करता है। तो ये रेवलेशन ये पता लगने के बाद फिर हमने चेंजेस किए हैं काफ़ी सारे। तो जो क्लास में बताया गया है ना अभी के लिए, वो सही है।
ठीक है, चलो आगे। स्वर्णदीप कह रहे हैं सर, आई एम स्वर्णदीप सेन, अ क्लासरूम स्टूडेंट ऑफ मेडिजी फॉर 2 years, ज्वाइंड इन जनवरी। माय क्वेश्चंस आर हाउ टू डू रिविजन्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, लाइक डू आई रेगुलरली रिवाइज दोज और वंस इन अ वीक एटसेट्रा, and while revising those should I go through all the workbook questions or only revise the class notes, would that be sufficient? पहला क्वेश्चन का आंसर, आपको रिवीजन जो है सब्जेक्ट जब खत्म हो गया है, सब्जेक्ट जब खत्म हो गया है, आपने वर्कबुक लगा ली, आपने पूरी थ्योरी समझ ली, इतना करने के बाद आपको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। तुरंत सब्जेक्ट खत्म होने के तुरंत बाद रिवीजन स्टार्ट कर दें। जब आप सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद, जैसे मान लीजिए इरिगेशन का लेक्चर, लास्ट लेक्चर खत्म हो गया, जिस दिन भी खत्म हुआ उसके अगले दिन से इरिगेशन का रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपको मेक श्योर करना है कि रोज आप थोड़ा थोड़ा इरिगेशन प्लानिंग से आप रिवाइज करते चले जाइए और उसमें फॉर्मूले अलग से लिखते चले जाइए, और साथ ही साथ जो अच्छे सवाल थे उन अच्छे क्वेश्चंस को आप एक जगह मार्क करते चले जाइए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस को एक जगह मार्क करने से फायदा ये होगा कि आप अच्छे अच्छे सवालों को करके आपको होगा ये फायदा कि आप क्विकली चीजों को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर लेंगे। और फर्जी जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो बेसिक एक बार में समझ में आ गया, उन पे बार बार समय देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको जो सब्सिक्वेंट रिवीजन का जो समय लगेगा वो कम लगेगा। ठीक। Does making short notes or a diary of all the formulae for all the individual chapters essential or effective? Making short notes is not effective because I have seen it again and again. जब आप short notes बनाते हैं, मतलब notes लिखते हैं आप, तो आप concept की feel को miss कर जाते हैं, concept की feel को miss कर जाते हैं। formula copy बनाइए, concept देखने के लिए वापस से अपने original notes पे आइए, वहां से आपको उसकी feel मिलेगी, है ना। और वो एक बार मिल गई तो concept बहुत एग्जाम तक इजीली याद रहते हैं, इतना जल्दी भूलते नहीं है कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग के टाइम पे सीखे थे वो आज भी यूज होते हैं, अप्लाई होते हैं। जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हमने बचपन में सीखे थे 11th 12th क्लास में, वो आज भी यूज होते हैं, अप्लाई होते हैं। कॉन्सेप्ट्स इतना जल्दी नहीं भूलते हैं, तो डोंट वरी। ठीक है, कुछ डेटा वेटा हो गया, फॉर्मूला हो गया, तो ये सब आप लिख सकते हो। स्वर्णदीप का हो गया। राधिका, सर आई गॉट द आंसर एंड माई डाउट वॉज क्लियर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगेन। देखिए कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि जैसे मैं कोई कुछ पूछते हैं ना, तो मैं सीधा लिख देता हूँ कि वॉच द वीडियो अगेन, फिर से वीडियो देख लो आप, क्योंकि जो चीज़ मैंने वीडियो में बहुत डेप्थ में समझाई है, आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे उसको तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर से वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली आई एम हियर, आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। ठीक है। भूपेंद्र कुमार, रिस्पेक्टेड सर, आई एम फॉलोइंग योर लेक्चर्स, अदर लेक्चर्स एंड CTQ lectures. Sir, kindly help to manage time effectively. The lectures are now many in numbers and I am trying to keep myself up to date, but at times I lag, sir. Help me with managing time. तो भूपेंद्र आप अकेले नहीं हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारे मैसेजेस सेम तरह के रीड किए और CTQ का आपके लिए भी वैलिड है। आसिफ पूछ रहे हैं, हेलो सर, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बी मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन लाइक कोरोना एंड वेदर एग्जाम्स विल गेट पोस्टपोन्ड और नॉट, ऑल दीज स्ट्रेस पाइल अप इन आवर माइंड. So would you be able to give motivational talks even if it is for 5 to 6 minutes during lectures on regular basis? That would be very helpful. पता है क्या, मोटिवेशनल टॉक्स ना मैं देता रहता हूँ क्लास में तो बहुत बताता हूँ, क्लास में बहुत बोलता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको देखता हूँ तो अपने आप ही फील आता है कि इनको मोटिवेट करना जरूरी है, थोड़ा सा धक्का लगाना जरूरी है। मोटिवेशन भी देखो रेगुलरली थोड़ा जरूरी होता है। अगर आप काम कर रहे हो, जैसे मैं काम करता था तो जो हमारे सर लोग थे हमको मोटिवेशन देते थे तो हमको एक बूस्टअप मिलता था। लेकिन वही है कि क्लास में, खाली क्लास है ना, पीछे देख रहे हो कोई है, कोई नहीं है ना, तो खाली क्लास में ना वो मोटिवेशनल का फील नहीं आ पाता, आप समझ रहे हो, है ना। बाकी क्लासरूम में आओगे तो मिलते रहेगा। इसके बाद वरदान, सर हाउ शुड आई अप्रोच फॉर प्रीवियस ईयर ESE फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स as there are more than 100 and 150 questions in some chapters, so should I solve all the questions is 1995? बहुत अच्छा सवाल है और ये कॉमन क्वेश्चन है। आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि आपको करंट ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। करंट ट्रेंड का मतलब ये होता है कि पास्ट, जैसे अभी जो चल रहा है 2020, तो आप क्या करिए 2010 से लेकर 2019, मान ले जो पास्ट 10 ईयर्स का जो पेपर है उस पर आप ज्यादा फोकस डालेंगे। ज्यादा फोकस कहने का मतलब है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन दैट पार्ट। उस पार्ट में आप कोई भी एक भी हिस्सा आप छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा करके जाएंगे। हर क्वेश्चन हमसे क्लियर करवा लेंगे कि कैसे करना है कैसे नहीं। लेकिन हाँ, उसके पहले के जो सवाल हैं उसमें आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं कि लास्ट 10 ईयर्स के सवालों को अगर आप करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि आप करंट ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत पिछले सवालों को 1999, 1995, 1993 भी कभी कभी दिया रहता है, तो इन सवालों पे आप ज्यादा घुसते हैं या फिर ज्यादा उन पे पॉन्डर करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको बन गया तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी ठीक है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर। इसके बाद
निधि पूछ रही है सर प्लीज हेल्प मी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे एट होम, हाउ टू मैनेज इट एंड हाउ टू मेक माई सेल्फ डिसिप्लिन और इम्प्रूव कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स माई स्टडी। देखिए निधि, ऐसा है कि 3 सब्जेक्ट तो होंगे ही, है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप इफेक्टिवली अगर मैनेज करना चाहते हैं तो लेक्चर्स को आप जब देख रहे होते हैं तो साथ साथ अच्छे से नोट्स भी बनाते चले जाइए, और लेक्चर के तुरंत ख़त्म होने के बाद लेक्चर का जो फॉर्मूले, जैसा मैंने बताया, फॉर्मूला कॉपी लिख लो, बना लो, तो फॉर्मूले वहीं पे लिख सकते हैं, और इसके बाद फिर आप क्विकली उसको फिर एक बार रिवाइज कर सकते हैं जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो आपको प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब बाकी देखिए, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, हर पर्सन अपने अपने हिसाब से फॉलो कर सकता है, लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है वो थोड़ा सा हमको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, दैट वेयर आर वी वेस्टिंग अवर टाइम और मे बी वेयर अवर टाइम इज गोइंग। हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरे को भी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है। अब मेरे को भी किसी दिन लगता है कि यार सुबह सुबह 8 बजे जाना पड़ता है क्लास लेने के लिए, ठीक है, 8 बजे, कभी कोई मन करता है नहीं 8 नहीं यार, आज 9 बजे लगाते हैं, आज थोड़ा सा सोने का मन कर रहा है। तो प्रोक्रास्टिनेशन हर कोई करता है अपने अपने लेवल पे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि ये सिर्फ 5 या 6 महीने की बातें हैं, 5-6 महीने 7 महीने, इसके बाद फिर सब कुछ जो है सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन अगर कहीं पे हो गया तो उसके बाद फिर सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो बस ये कुछ टाइम की मेहनत है, और अभी ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन होगा ही होगा, ये भी है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप ये रहे कि ऑप्टिमिस्टिक रहें। डोंट बी टू ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी टू पेसिमिस्टिक, बी जस्ट रियलिस्टिक, कि अगर हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं तो मेहनत करके एक्चुअली में हम इंश्योर ये करते हैं कि हम मेहनत करना सीख रहे हैं। अगर हम आज 100% किसी चीज़ में डालना सीखेंगे तो फ्यूचर में भी हम की हर चीज़ में 100% डालना सीखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने पढ़ाई में भी 100% डाला, फिर एक्टिंग में आके 100% डाला, वो उसकी आदत बन गई 100% हर चीज़ में डालना, एफर्ट्स को 100% डालना। ये आदत आपको अपने अंदर डालनी है, ठीक है। चलो, इसके बाद सत्यम है। सत्यम कह रहे हैं कि डियर सर, आई एम सत्यम ऑफ टी बैच, थैंक यू सर फॉर मेकिंग लेक्चर सो इंटरेस्टिंग। सर 15 क्वेश्चन का रीजन में थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, इनको तो मैंने रिप्लाई कर दिया था, ओके। ऋषभ ने पूछा है, रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज ऋषभ राठी, आई एम स्टूडेंट ऑफ मेडीजी दिल्ली IAS प्लस गेट 2021 बैच, करेंटली स्टडिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग अंडर यू वाया ऑनलाइन। I am having a doubt in irrigation engineering and also related to how to prepare effectively during this lockdown period. तो मैंने ये तो करवा दिया था इनको, मैंने ये मैनिंग्स कांस्टेंट कटर फार्मूला पूछ रहे थे तो वो मैंने करवा दिया था और वो मैंने भेज दिया था। उसके बाद इन्होंने प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स पूछे हैं कि डेली मेडीज इज प्रोवाइडिंग 2 लेक्चर्स, वन फॉर इरिगेशन एंड अदर फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। BMC भी चल रहा है आपका, प्रवीण सर ले रहे हैं ना। हाउ शुड आई प्रिपेयर और व्हाट शुड बी माई स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो मैंने आपको बताया कि कैसे करना है ना। सर, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स एंड GS पेपर फ्रॉम नाउ और शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन लास्ट 3 मंथ्स। देखिए, GS अभी से प्रिपरेशन करिए, छोड़ना नहीं है आपको GS, अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है GS की। इन लास्ट 3 मंथ्स आप करेंगे तो वहाँ पे उस समय चीज़ें बहुत पाइल अप हो जाएंगी और कोई गारंटी नहीं कि तब तक आपका टेक्निकल हो ही जाएगा। पता चला टेक्निकल छूट गया आपका अपने पर्सनल लेवल पे और फिर GS भी छूटा पड़ा है। तो इसी कारण आप अभी से ही फोकस रखेंगे अपना GS में भी, ठीक है। और मेक श्योर करिए कि GS के एटलीस्ट टॉप 5 सब्जेक्ट जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है वो सितंबर तक हो जाए। अगर सितंबर तक इतना पोर्शन हो जाता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स GS के सब्जेक्ट्स का, तो एक बहुत बड़ा बर्डन आपके ऊपर से कम हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो ठीक है। Sir, I have become a fan of your teaching. Your teaching is really helping me to clear my concepts better and it is really boosting my confidence on this subject. And I wish that you take our environmental classes also and other classes also. Definitely I am going to take. Okay, जब जैसी offline classes होंगी तो I am definitely going to take environmental engineering and also construction practice planning and management subject. All right, चलो, thank you. इसके बाद नेक्स्ट है S.Bidlan 2013. Thank you sir. Actually sir, I am your YouTube channel subscriber and also and it's great honor to me that I am your student. Sir, your teaching is so brilliant. You explain all the things in the easiest way. Okay, thank you so much. इसके बाद रमशा,
Hello sir, I watch your lectures attentively and understand almost all the things, but when it comes to theory questions and objectives, it becomes difficult for me to apply the knowledge to those questions. What can I do to improve this? Ramsha, यही चीज मैंने बताई, ये चीज मैंने बताई कि अगर आप कभी भी अपने क्वेश्चंस को देखते हैं अपने सामने, तो इसके पीछे की पूरी थ्योरी को रिकॉल करने की एक आदत डालें। ये एक आदत की बात है। अगर ये आदत आपके अंदर पड़ गई, थोड़ा टाइम लेके ही सही, एग्जाम में आप चीज़ों के डेप्थ को या फिर जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इससे आपकी थ्योरी भी रिवाइज होती जाएगी। इसको आप डेफिनेटली आप इसको फॉलो करिए और मुझको रिप्लाई करके बताना कि कैसा चल रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद ये है आदर्श कुमार पाठक, इन्होंने अपना रखा हुआ बेबी सिंगिंग। Good evening sir, till now I have seen all the lectures of irrigation engineering and thank you so much for motivating us. Sir, actually I want to know how to approach revision of subjects, because sir, my problem is when I am studying one subject at a particular time, I just focus on that subject and solve all the questions regarding the subject, but due to which I can't revise the rest subjects which I had already studied, and later on I starting to forget those subjects. Right. देखिए यही चीज है कि एक बार में आप एक चीज तो है जो आपकी स्ट्रेंथ है। आदर्श, आपकी स्ट्रेंथ है कि आप एक बार में एक ही सब्जेक्ट को फोकस करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। एक बार में एक ही सब्जेक्ट को फोकस करना अच्छी बात है। इसके अब जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट भूल जाते हैं। तो वही मैंने बताया कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस को अलग कर लीजिए। आपका एम ये नहीं है पूरे पास्ट ईयर पेपर लगाना, एम ये नहीं है। मैं क्या करता था, मैं पर्सनली आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप कर लूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो मैं पर्सनल बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्या किया था कि सिलेबस बहुत बड़ा है, और चूंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो इससे हो क्या रहा है कि हम हर बार हर क्वेश्चन को सॉल्व करें पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता, जैसे वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स वाला चैप्टर है, तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे पिक कर लिया जिसमें कि सारी की सारी टर्म्स इंक्लूड हो जा रही हैं, जिसमें सारी की सारी GCA, CCA, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मे बी कोर पीरियड, कोर डेप्थ, कोर वाटरिंग, सब कुछ इंक्लूड हो जा रहा है, सब टर्मिनोलॉजीज इंक्लूड हो जा रही है। ऐसे 4-5 अच्छे सवाल को पिक कर लिए। एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी आ गई, कन्वेंस एफिशिएंसी भी आ गई, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सब आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को पिक कर लिए। जब हम ऐसे क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं तो ऐसे में जब हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं, वही 4 सवाल बार बार सॉल्व करते हैं, तो एक तरीके से हम सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसी कारण वी शुड फोकस अपॉन नॉट फॉर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस बट टू रिटेन दोज थिंग्स इन अवर माइंड। सो फॉर दैट यू कैन ट्राई माई अप्रोच कि आई यूज्ड टू जस्ट pick some of the questions where I can get all the most important concepts, and I used to do those questions again and again. I just used to write down those questions कि जब वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स मेरे को मान लो रिवाइज करने का मन है, तो मैं उस पेज को ओपन करूंगा जिसमें मैंने 6-7 वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स के क्वेश्चन उठा रखे हैं, लिख रखे हैं, उन्हीं को सॉल्व करके देख लूंगा। मन में एक शांति मिल जाती है, एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है एट द बैक ऑफ द माइंड कि यस आई डू नो दिस चैप्टर। समझे? चलो, इसके बाद है तन्मय। Hi sir, my name is Tanmay. I've been following civil beings from long time, like much before joining MADZ. You are a great teacher. I need some help from you. At this time 3 lectures are going on. वही बात बता दी मैंने। It's a little bit hard to study. तो ये सब चीजें I think आपको आंसर मिल गया होगा तन्मय, है ना? फिर ईशान, एक सेकंड। ईशान, hello sir, I am a regular batch B civil engineering student. I had some doubts relating to question 27 and question number 14 in chapter 3. The answers are inconsistent with those given in the previous year. I told you right, कुछ changes हुए हैं previous year और इस साल, क्योंकि हमको इस बार बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया था लॉकडाउन में पढ़ने का, समझने का, लोगों से बातें करने का, जो हर साल नहीं मिल पाता था। तो इस साल चेंजेस हुए हैं और फॉर गुड। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद बाकी तो आंसर मैंने कर दिया है ना आपका दूसरा। ईशान, सत्यम, डियर सर, एज यू नो अभी एक साथ 3 क्लासेस स्टार्ट हो गई। देखो कितने लोग की सेम प्रॉब्लम है ना सर। मैं आपको सिविल विंग्स पे लगभग 3 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूँ, तो आपके सारे टिप्स से मैनेज अच्छे से कर लेता हूँ, पर 2 दिन से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेक्चर 2 आवर के आसपास ही होते हैं और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करने में लगभग 3 घंटे तो लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी होता तो मुझे भी 3 घंटे लगते। और सर आपके टिप्स के अनुसार नॉन फिक्शन बुक भी पढ़ रहा हूँ। अरे भैया, AESE और गेट की पढ़ाई के दौरान नॉन फिक्शन वगैरह मत पढ़ो। अभी सिर्फ आप पढ़ाई के दौरान सिर्फ पढ़ाई की बुक्स पढ़िए, ठीक है? अभी ये सब कुछ नहीं। डियर सर, वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 4, प्लीज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बी फॉर द माय डाउट इज Kennedy's एंड Lacey's थ्योरी एक्सप्लेन्ड अबाउट चैनल्स ओनली राइट। स्टेटमेंट बी इज नो सिल्टिंग। ये मैंने बता दिया, ठीक है, ये हो गया था, ये मैंने रिप्लाई कर दिया।
उसके बाद सत्यम का फिर एक और मैसेज है, सर डियर सर, क्या CTQ और रेगुलर क्लासेस दोनों साथ करना पॉसिबल है और आपके रिकमेंडेशन से क्या करना चाहिए? मैंने बता दिया CTQ, राइट? अभिकांत शर्मा, गुड इवनिंग सर, सर आई एम करेंटली इन सेकेंड ईयर ऑफ BTech and I have taking your online lectures on irrigation. It's all going really well, but the sir problem is एक तरफ मेडिज्म इरिगेशन और BMC चल रहा है रेगुलर क्लासरूम में, दूसरी तरफ CTQ में वही CTQ वाला आ गया, ठीक है? तो मैंने बता दिया, गाइड कर दिया अभिकांत। फिर राजुल, hi sir, I am Rajul, I want to ask you that you have mentioned SK Garg many times, so is notes are sufficient? I am mentioning because people refer books, people do refer books because some are in colleges, right? कुछ लोग कॉलेजेस में होते हैं तो वो लोग रिफर करते हैं बुक्स को, तो जो लोग बुक्स रिफर करते हैं उनके लिए मैंने बता दिया, क्योंकि वो लोग को फिर डाउट आएगा ना कि अरे f⁴ लिखा है SK Garg में, सर ने f⁴ बताया, अब लगता है कि बुक ही शायद सही होगी, है ना, लगता है, तो इसी कारण मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। उसके बाद करण, रिस्पेक्टेड सर, can other state candidates apply for various states assistant engineer public service? ये ना स्टेट पे डिपेंड करता है करण, अलग अलग स्टेट्स का है। जैसे फॉर एग्जांपल केरला PSC आया था तो उसमें अलाउड ही नहीं था, यू हैव टू बी अ मलयाली स्पीकिंग पर्सन देन ओनली यू विल बी अलाउड। महाराष्ट्र में सबको ही अलाउड थे, गुजरात में सबको ही अलाउड थे, ठीक है, तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा करण। थैंक यू सो मच सर, आई गॉट माई आंसर। तो हाँ, इनको मैंने आंसर भी कर दिया था, ठीक है, भगवान आपको भी खुश रखे करण। और फिर प्रतीक, इज शॉर्ट नोट्स ऑफ इरिगेशन मोस्टली फॉर्मूला टू मेक इज गुड और जस्ट रेफर नोट्स एवरी टाइम? शॉर्ट नोट्स नहीं, फॉर्मूला कॉपी, प्रतीक फॉर्मूला कॉपी बनाइए, ठीक है, नोट्स पढ़ने के लिए, फील लेने के लिए वापस से आप अपने लॉन्ग नोट्स पे आइए। ऋषभ, गुड मॉर्निंग सर, सर माय नेम इज ऋषभ गुप्ता, सर मुझे एक डाउट है, मुझे इस बार सिर्फ गेट पर फोकस करना है, तो मुझे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लगाने चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए? मेरे काफ़ी बुक्स दिल्ली बोल रहे होंगे, दिल्ली में ही रह गए हैं, तो नोट्स सफिशिएंट रहेंगे। नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट हैं, पास्टर के पेपर लगाइए, गेट के पेपर, इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर और आपकी वर्कबुक, बस बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है ऋषभ, ठीक है, उसी को बार बार करिए, करत करत अभ्यास, जड़मती होत सुजान, है ना। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, हेलो सर, उदय पूछ रहे हैं, होप यू आर डूइंग वेल, काइंडली डिस्कस क्वेश्चन T1 ऑफ चैप्टर 4। ये मैंने कर दिया था उनको, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज लेक्चर्स सर। अच्छा, ये कर दिया था। नीचे लिखा है उदय ने, हाँ ये, सर आई वेटेड अ लॉट फॉर रिप्लाईज ऑन सिविल बीइंग्स बट दिस टाइम आई एम श्योर आई विल गेट वन। You got one, right? I just want to take a suggestion from you because nobody in my family or friend have much knowledge about these government jobs, and I've seen many of your videos in YouTube, which really inspires me and more like me the way you show concern to your students. Led me to think nobody can give me a better suggestion. I'm a civil engineering graduated last year. Due to some financial issue, I was not able to do preparation. This year I have enrolled in MedEasy. I've taken a load of risk, as you can understand, by leaving that job because I wanted to do big in my life. The thing which is stressing me out is the current scenario due to COVID-19. As you can see, the economy has fallen like never before. ठीक है, I know it's not a good thing to disturb you with this silly matter. This is not a silly matter, and I don't know any person with whom I can take suggestion. My family is supporting me in this with the hope of good future. With now, please suggest what should I do, sir? I need some guidance. One life it is don't. देखिए, ऐसा है कि किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छे हैं तो आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। If you are good at something, you will always be demanded. You will never go out of the, out of your job. If you are good at something, people will always acknowledge, people will always appreciate, and you will always be in the payroll also. ठीक है, so just try to be good in whatever you are doing and try to do it honestly. That matters. ये बहुत मैटर करता है। अगर आप honestly किसी चीज़ को बिल्कुल दिल से करो ना, तो डेफिनेटली आपको उसमें ना बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन आप समझ रहे हो बात को कि हमेशा क्या है ना कि ये ज़रूरी है कि आप जिस भी काम को करें 100% जानना करें। और आजकल के सिनेरियो में तो ये चीज़ और ज़्यादा वैलिड है। इसलिए वैलिड है क्योंकि अगर आप 100% नहीं दोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। तो इसी कारण किसी भी काम में अगर आप 100% देते हैं, अच्छे से करते हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह जरूर जाएंगे। याद रखना, मेहनत का, हार्डवर्क का और ऑनेस्टी, ईमानदारी, मेहनत और ईमानदारी दोनों का फल हमेशा मिलता है। मैं मेडीजी में पिछले 6 साल से हूँ, ठीक है। मुझे कितने ऑर्गेनाइजेशंस ने अप्रोच किया, आपको पता है कितने ऑर्गेनाइजेशंस ने अप्रोच किया, यू कैन नॉट इवन काउंट। और आए दिन अप्रोच करते हैं, अलग अलग तरीकों से अप्रोच करते हैं, हर दिन अप्रोच करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपना काम बड़ी मेहनत से करता हूँ,
सर भी जानते हैं और मैं खुद करता भी हूँ, मैं खुद भी जानता हूँ। आई कैन नॉट लाई टू माई सेल्फ। मेरे को इतने मतलब आई वॉज द फर्स्ट वन टू बी अप्रोच्ड बाय अदर इंस्टीट्यूट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आई वॉज द फर्स्ट वन टू बी अप्रोच्ड। उन्होंने मेरे को कहा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को कहा, क्योंकि आपका मैसेज ऐसा है, उन्होंने मेरे को कहा कि आप बस हाँ कर दो और अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, बाकी सब हम देख लेंगे। बाकी आपको जीवन में, उन्होंने मुझसे इतना बोला कि बाकी आपको जीवन में कभी भी पैसों के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद कभी काम करने की भी जरूरत ना पड़े। उन्होंने ऐसा कहा मेरे को, उन्होंने ऐसा कहा। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो। अब मैं चाहता तो मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर उनको दे के मैं देखूं तो ये कर क्या रहे हैं करके, लेकिन नहीं, मैं ऑनेस्टली मेडिजी के साथ जुड़ा हूँ और मैं ऑनेस्टली मेडिजी के साथ ही हमेशा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और अभी सर को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, एंड पीपल वैल्यू मी। आई हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू हियर, बिकॉज वाई आई हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू, because I have done my work with so much amount of honesty and for MadeEasy, for MadeEasy. It's not like I am working for MadeEasy. It's like कि MadeEasy मेरे लिए है और MadeEasy is for me and I am for MadeEasy. Something like that. A relationship. It's not a one way. It's a two way. और जब आप अपने मन से जुड़े रहते हो ना किसी भी चीज़ से, किसी भी कंपनी से, किसी भी काम से, तो डेफिनेटली आप प्रोग्रेस कर जाते हो। अभी जैसे मेरे एक विवेक है, विवेक ही गॉट AIR 33 इन इंजीनियरिंग सर्विसेज 33 रैंक आया। आज भी बोलता है, सर आपकी डांट को मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया और इसका मेरी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है ना। तो ऑनेस्टली वर्क करिए, फिर इट डज नॉट मैटर, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू एंड यू विल नेवर गो आउट ऑफ योर पेरोल और यू कैन से आउट ऑफ योर जॉब्स और समथिंग लाइक दैट। तो इसी कारण डोंट वरी कि कोरोना आया है या ये आया है वो आया है, यू विल फाइंड अ वे, you will definitely find a way if you are honest to yourself, to your work, to your job, right, and to your family also, and definitely you are working hard. ठीक है, तो इसी कारण आप इस पे टेंशन मत लीजिए। अगला OS कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर सर, आई वांट टू नो व्हाई DNS गेट स्टेबलाइज्ड। ये बता दिया था मैंने, कुछ चीज़ें होती है जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं, सर ऑल्सो देयर आर फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन्स इन द वैली कश्मीर ड्यू टू विच आई समटाइम्स सी द लेक्चर्स ओनली। ये मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही, ठीक है OS। आस्था सर, आई वांटेड टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू कंटेंट, आर क्लास नोट्स इनफ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस? यस, और वी हैव टू रीड थ्योरी बुक्स आल्सो? नहीं, यू डोंट हैव टाइम, राइट। आई हैव हर्ड ऑफ टॉपर्स रीडिंग इवन थ्योरी बुक्स ट्वाइस और थ्राइस विद ओनली 6 months लेफ्ट फॉर द एग्जाम। ये ना टॉपर्स ना कुछ भी बोलते हैं कभी कभी तो, और अगर सब टॉपर्स की बातों में बिलीव करने लग जाओगे ना, जो लोग कुछ भी आकर के बोलते हैं, तो फिर ना आपको ना डिमोटिवेशन हो जाएगा, आपको लगेगा शायद मैं कभी सेलेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। तो इसी कारण ना डोंट कैच व्हाट ऑल टॉपर्स थ्रो, ट्राई टू आइडेंटिफाई वेयर दे आर लाइंग और समथिंग, ठीक है। इतना नहीं होता है, जितना क्लास में पढ़ाया गया ना उतना मोर देन सफिशिएंट होता है, फालतू डराने वाली बातें। अर्पिता रे, good evening sir, this is to thank you for the online classes of irrigation engineering that you are providing us. The explanations you gave have induced a great interest in the subject. Till now I have no doubts but wanted to seek your advice on a general issue. वही general issue है, the problem I mainly face in almost examination revolves around the time limit. If you could please suggest me ways to manage the time during the examination, I would be very much obliged. अर्पिता, एग्जाम में किस तरह का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, गेट है, तो उसके हिसाब से ना हमारे को टाइम मैनेज करना जरूरी होता है, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है अपना खुद का आकलन करना, और विद द हेल्प ऑफ अवर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आर द बेस्ट वेज। टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट तरीका होता है ये पता लगाने का कि what are your strengths, what are your weaknesses, where you are lagging. तो you have to identify yourself, whether you are very good in calculations, whether you are very good in understanding the concepts. Are you lagging in calculations? You need to practice more on calculations. If you are lagging in concepts, you need to see the theory more. So you have to identify yourself. What I used to do is, टेस्ट सीरीज जब मैं देता था तो मैं लिख देता था जो मेरी मिस्टेक्स होती थी, तो आई यूज्ड टू कंपाइल माय मिस्टेक्स, दैट व्हिच काइंड ऑफ मिस्टेक्स आई एम डूइंग इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे मेरे को ना इसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी बहुत होती थी, तो मैं वहाँ पे ना हर जगह सी कैलकुलेशन के लिए सी लिखता था, और मैं जब भी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आता था ना, एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में चला गया था कि कैलकुलेशन पे भैया तेरे को बहुत ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे करके आप थोड़ा खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सीमा, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, 2 सब्जेक्ट टेक्निकल का लेक्चर चल रहा है GS, ये मैंने बता दिया, ठीक है। चलो सीमा, ये हो गया है।
इसके बाद अनुभव सर, अभी आजकल आपके लेक्चर्स देख रहा हूँ तो बड़े सही तरीके से पढ़ाई चल रही है सर, टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करें? टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए आप अगस्त से, जुलाई हो जाए पूरा, अगस्त से अच्छे से टेस्ट सीरीज देना। और कभी भी टेस्ट सीरीज को बहुत हल्के में नहीं लेंगे हम लोग, कभी भी हम लोग जब भी टेस्ट सीरीज का कोई भी पोर्शन आएगा, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, कोई भी चैप्टर होगा, तो अच्छे से पहले रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है? अब बहुत अच्छे से करने के पीछे मत पड़ना कि एकदम 100% करके जाऊंगा तो टेस्ट सीरीज में 100%, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्लास नोट्स करके भी टेस्ट सीरीज दे दी तो भी आप टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है? तो डोंट वरी ऑन दैट। इसके बाद शालिनी, हेलो सर, आई हैड टेकन एडमिशन इन जून मंथ सर, आई वांट टाइम टेबल दैट कि कितने दिनों में IAS 2021 का सिलेबस खत्म होना चाहिए जिससे कि रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। आपसे गाइडेंस चाहिए जिससे कि मैं अपना सिलेबस भी पूरा कर लूँ एंड रिवीजन भी। शालिनी, ऐसा है कि ये जो है टाइम टेकिंग है, पूरा का पूरा सिलेबस 10 GS के सब्जेक्ट्स हैं और 14 टेक्निकल हैं, तो 14 टेक्निकल 10 नॉन टेक्निकल, तो टाइम टेकिंग तो है। तो जैसा मैंने पिछले उसमें बताया है उसी को अगर मैं कंपाइल करूँ तो ये क्वेश्चन को पूरा का पूरा कंपाइलेशन आंसर कर सकता है, ठीक है? तो आई होप कि आपको इससे आंसर मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो आप मुझे मेल बैक करिएगा, सो आई विल रिप्लाई यू इन द मेल, ठीक है? अनुभव सर, व्हाट शुड बी डन फॉर शॉर्ट नोट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एज देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी इन इट, बहुत सारी थ्योरी एनवायरनमेंट की, तो मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? कैसे करना है, टैकल करने का बहुत ईजी तरीका है एनवायरनमेंट, मैं बताऊंगा। शिवांग पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, दिस इज शिवांग त्रिवेदी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर वेरी क्रिस्टल क्लियर स्टाइल ऑफ टीचिंग इवन इन ऑनलाइन वीडियोस। देयर इज अ डाउट इन इरिगेशन वर्कबुक चैप्टर 4 डिजाइन ऑफ कैनाल्स, यू हैव टोल्ड आंसर। हाँ, ये वही बात है कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ हमने चेंजेस किए हैं इस साल, तो डेफिनेटली जो हमने चेंजेस किए हैं तो वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये मैंने कुछ ईमेल्स निकलवाए थे इनफैक्ट कुछ ईमेल्स बोल करके कि आप कुछ जनरल टाइप के ईमेल्स मेरे को निकाल करके दो मेरे मेल में से, ताकि फिर मैं इनको यहाँ पे एड्रेस कर सकूँ। तो आई होप कि मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व की होंगी। और इस सेशन में अभी हमने ग्रेविटी डैम्स वाला तो किया ही, ग्रेविटी डैम्स का करने के साथ साथ हमने क्वेश्चंस करने के साथ साथ हमने कुछ जनरल बातें भी कर ली। So I hope this solves our this issues, everything which is going on, and you will be more motivated, more inspired to work and give the best. जान लगा दो, और अगले लेक्चर में फिर हम लोग जो है कन्वेंस एंड रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर कैनाल्स भी करेंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच।